यहाँ पर दो बैच चलते हैं, एक पंचांग का और एक फुल वैदिक प्रिडिक्शन कोर्स। ठीक है, पंचांग वालों की 5 क्लासेस रहेंगी और प्रिडिक्शन वालों की 12 क्लासेस टोटल। पंचांग विद टाइमिंग का जो भी हमारा रहता है वो सारा इसमें रहेगा। ठीक है, और सभी कुछ ना कुछ पढ़े हुए हैं, बट ये कोर्स इस तरह से है कि 12 क्लास के बाद आप लोग पूरा प्रिडिक्शन करने लग जाएं। ठीक है, जिनको भी बेसिक भाव ग्रह राशियों का बेसिक नॉलेज है उसके बाद आप प्रिडिक्शन कर सकते हो, उसके बाद इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बेसिक आपको ग्रह भाव राशियों की नॉलेज है। प्रैक्टिस सेशंस रहेंगे, असाइनमेंट्स आएंगे। क्लास 1 या क्लास 2 के बाद असाइनमेंट थोड़ा जितना मैं करवा दूंगी उसी बेस पे मैं असाइनमेंट दूंगी। ठीक है, जितना मैंने करवा दिया है उसी बेस पे उसी हिसाब से कुंडलियां आपके पास आएंगी और उसी लेवल में आपको, क्योंकि देखिए ज्योतिष में कोई लिमिट नहीं है, सूत्र की या बुक्स की या तरीकों की कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, आप किसी भी तरह से प्रिडिक्शन कर सकते हैं, बट मेन इस कोर्स का है कि आप कुंडली देखते ब्लैंक ना हो। आपको कुंडली देखते प्रिडिक्शन निकलनी चाहिए, आपको यूं प्रिडिक्शन आनी चाहिए, क्योंकि हम पढ़ सब चुके हैं बट कुंडली आते ही एक बार ब्लैंक हो जाते हैं, एक बार क्या क्या बताएं क्या नहीं बताएं। तो इस कोर्स का मेन मोटिव यही है कि जब तक ये कोर्स चलेगा एंड लास्ट क्लास तक आप लोगों को प्रिडिक्शन आ जानी चाहिए और कुंडली देखना शुरू कर देना चाहिए। अभी तक के बैच के जितने भी स्टूडेंट हैं जिनको थोड़ा आता था, ग्रह भाव राशियों की नॉलेज अच्छी थी, वो कंसल्टेशन लेनी शुरू कर चुके हैं, और जो बेसिक्स से थे वो वैसे भी अपना शुरू कर चुके हैं। ठीक, प्रॉपर कुछ प्रोफेशनली। तो मेन चीज है मेरे को फोकस करें, क्योंकि आप बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। ठीक है, मैं भी बहुत कुछ पढ़ चुकी हूँ, लेकिन अपना एक तरीका ज्योतिष में बनाना पड़ता है, अपना एक तरीका बनाना पड़ता है प्रिडिक्शन देने के लिए। ठीक है, आज इस 12 क्लास के अंदर मैं आपको अपना तरीका दे रही हूँ। ठीक है, उसमें एड ऑन थोड़ा ऐड किया, थोड़ा वो किया, आप समय के साथ चेंज करेंगे, नेचुरल अपना तरीका बनता है। लेकिन एक बार मेरा तरीका फॉलो करके देखिए, आपको प्रिडिक्शन आ जाएंगे, उसकी टेंशन नहीं है। ठीक है, तो पहली क्लास है, पहली क्लास में थोड़े से मैं, जो हम लोग जहां फंसते हैं सबसे ज्यादा हम जो कंफ्यूज होते हैं, पहली क्लास उसी चीज की है। उसके बाद तिथि वार योग पंचांग के पार्ट्स इसमें करेंगे। तो पहली क्लास के अंदर प्लीज अपने वीडियो ऑन कर लें। पहली क्लास के अंदर जो हम लोगों को बहुत कंफ्यूजन रहती है कि ग्रह अफ्लिक्शन कैसे होता है, ग्रह वीक कैसे होता है, ग्रह को कैसे समझे, वक्री को कैसे समझे, अस्त को कैसे समझे, ये जो हमारे डाउट्स रहते हैं ना बेसिक, और हम वहीं अटक जाते हैं। ठीक है, हम उन कॉन्सेप्ट के वहीं, अरे मेरा सप्तमेश वक्री है, अरे मेरा शुक्र अस्त है, हम वहीं घूम रहे हैं और हम प्रिडिक्शन नहीं निकाल पा रहे हैं। ठीक है, तो प्रिडिक्शन निकालने का मेन है कि देखो, एक सिंपल सी बात है, मैं हमेशा हर क्लास में एक यही एग्जांपल देती हूँ कि किचन में हमारे, जैसे मैं हाउस वाइफ हूँ, ठीक है, तो किचन में हमारे बहुत बर्तन है, लेकिन हम चपाती बनाने के लिए सारे बर्तन यूज नहीं कर सकते। जिस चीज के लिए जो बर्तन चाहिए वही यूज करना पड़ेगा। सेम विद ज्योतिष, आप नाड़ी भी पढ़ लो, आप जैमिनी ज्योतिष भी पढ़ लो, आप सब पढ़ लो, लाल किताब पढ़ लो, आप केपी पढ़ लो, लेकिन अपना एक बेसिक तरीका, कितना टूल यूज करना है, कहाँ से बनाना पड़ेगा। हर टूल हर जगह यूज नहीं हो सकता। बृहत्प्राचर, पहली बेसिक बुक बृहत्प्राचर होरा शास्त्र, उसके अंदर जितने नियम लिखे हुए हैं, पार्ट 2 में जितनी दशाएं बता रखी हैं, क्या वो सारी की सारी एज इट इज अप्लाई होती है? नहीं होती। या हम एज इट इज समझ पाते हैं? हम तो समझ भी नहीं पाते होंगे। ठीक है, जिन्होंने जियोमी से ज्वाइन किया है वो प्लीज अपने नाम से, जो भी है वो नाम से ज्वाइन करें प्लीज। तो ये चीजें समझने की है कि हमें कितने टूल यूज करने हैं। ठीक है, और कितने, हर टूल नहीं यूज करना। हर टूल यूज करेंगे तो वही नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, कितना उसको पकड़ना है। ठीक है, तो पहला है कि अभी सबको पता है कि 12 राशियां हैं, 12 भाव हैं और 9 ग्रह हैं। ठीक है, 12 भाव, आपको हर भाव की 4 से 5 चीज याद रखना बहुत बहुत है। बहुत ज्यादा उसको नहीं है कि हमें हर डीप, जैसे बहुत सारी बुक्स हैं उनमें आपको भाव की चीज, कारक तत्व बता दिए जाएंगे कि इस भाव का ये कारक तत्व है, इस भाव का ये कारक तत्व है, लेकिन मिनिमम आपको 5 से 6 बहुत है, बहुत है याद रखने के लिए। आप जितने ज्यादा रखेंगे उतने ज्यादा आप उलझेंगे। जैसे
प्रथम भाव है, हमारा बॉडी दिखाता है, तन दिखाता है, ओवरऑल पर्सनैलिटी दिखाता है। उसके साथ में वो ये चीज भी दिखाता है कि जीवन का संघर्ष कितना, मतलब लगन है ना, सबसे इंपॉर्टेंट है। सबको पता लगन क्या होता है, यहाँ सबको पता है लगन क्या होता है, फर्स्ट हाउस। ठीक है, तो आपको पता है, अपनी वीडियो ऑन करिए प्लीज और अपना नाम चेंज करिए। तो आप सबको पता है कि लगन क्या है। ठीक है, लगन सबसे इंपॉर्टेंट हाउस है, ये सबको पता है। और वहां पर जो भी भाव, कोई ग्रह बैठा है, कोई राशि बैठा है, वो हमारा जीवन दर्शा देता है, हमारा जीवन कैसा रहेगा वो बता देता है, बड़े आराम से वो बता देता है कि हमारा जीवन कैसा रहेगा। ठीक है, तो उसी को मेन चीज समझने की है कि लगन से हम ओवरऑल पर्सनैलिटी देखते हैं, हम कैसे दिखते हैं, हमारा जीवन कैसा है, हमारी देह कैसी है, हमारा नेचर कैसा है। सेकंड भाव हमारा वाणी, पांच चीज, वाणी, भोजन, कुटुंब, फाइनेंस, धन, आपका बैंक बैलेंस, आपकी ज्वेलरी। ठीक है, बहुत है, बहुत है। ठीक है, तीसरा आपका बोल, अगेन सिबलिंग है, ट्रेवल है, कम्युनिकेशन है, आपका स्किल है। ठीक है, ये सारी चीजें, तीन, चार से पांच, हर भाव की चार से पांच चीजें बहुत होती है प्रिडिक्शन करने के लिए। आपको वो पता होना चाहिए कि हम उनको यूज कैसे करेंगे। ठीक है, इसके बाद राशियों के अपने अपने कारक तत्व हैं, वो सिंपल, मैं आपके पास राशियों की वीडियो भेजूंगी इस क्लास के बाद, कि हर वीडियो को आप सुनिए। मैं यहाँ पर एक क्लास के अंदर 6 राशियां लूंगी, वहां मैंने आधे घंटे में एक राशि समझा रखी है आपको। मैं यहाँ भी उनको यूज करने का तरीका बताऊंगी, प्रैक्टिकल यूज उनका कैसे होता है। ठीक है, उसके बाद मेन चीज हम लोग कहाँ फंसते हैं, सबसे ज्यादा हम लोग फंसते हैं कि ग्रह अस्त है, ग्रह वक्री है। ठीक है, इनको कितना यूज करना है और कितना नहीं यूज करना है। सबको पता है कि हर ग्रह को 2 राशियां दी गई है, सूर्य चंद्रमा को एक एक राशि दी गई है। ठीक है, सूर्य चंद्रमा को कर्क और सिंह राशि दी गई है, बाकी सबको 2 2 राशियां। ग्रह किसी में उच्च के हैं, किसी में नीच के हैं। तो कोई ग्रह का उच्च, सबसे इंपॉर्टेंट हमेशा एक चीज याद रखिएगा, ग्रह की सबसे इंपॉर्टेंट, ग्रह स्वय राशि का सबसे अच्छा है, उसको कभी ना भूलिएगा। वो चाहे कहीं जा रहा हो, कहीं जा रहा हो, वो सबसे बढ़िया है, स्वय राशि का ग्रह है। ये पहली क्लास में हमेशा बोलती हूँ, और ये मैं लास्ट क्लास तक दिखा दूंगी आपको। आप समझ जाएंगे कि मैं इस चीज को कैसे एक्सप्लेन भी करूंगी। ठीक है, स्वय राशि के ग्रह को हमेशा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आप देंगे। ठीक है, अब कोई ग्रह अस्त कैसे होता है, अस्त का पूरा नाम है अस्त अंग, मतलब अंग, अस्त अंग। तो किसी बॉडी पार्ट में जब कोई दिक्कत हो या जब हमें कोई बीमारी देखनी हो, तब हम स्पेशली अस्त को यूज करते हैं। ठीक है, एवरी टाइम नहीं कि मेरा शुक्र अस्त है, मेरा बुध अस्त है, ये सारा मैंने लिखा हुआ है कि अस्त से क्या आप प्रिडिक्शंस कहेंगे, वो आपके पास पीपीटी आ जाएगा। ठीक है, लेकिन मेन चीज है समझने की। कोई ग्रह अस्त कब होता है, जब सूर्य के ज्यादा नजदीक आते हैं। राहु केतु तो अस्त होते नहीं है, वो वक्री है। ठीक है, बाकी ग्रह जो सूर्य के जैसे जैसे नजदीक आते हैं वो अस्त होते हैं। चंद्रमा अमावस्या के पास में अस्त होता है क्योंकि सूर्य के पास में आ जाता है। ठीक है, और बाकी ग्रह जैसे जैसे सूर्य के पास आते हैं, इनका एक डिफरेंस होता है, 10 से 12 डिग्री के अंदर जब सूर्य के आते हैं तब ये अस्त हो जाते हैं। ठीक है, ज्यादा क्लोज जो अस्त होता है 5 डिग्री के आसपास, उसको हम ज्यादा कंसीडर करते हैं। जो जितना सूर्य के नजदीक है, सूर्य अग्नि है, ताप है, जल है, राजा है, जल नहीं सॉरी, अग्नि है, राजा है, फादर है। अगर कोई, हम जब फादर की कोई ग्रह है अगर अस्त हो रहा है, तो सूर्य की छत्र छाया में आ रहा है ना, उसके अंडर आ रहा है ना। ठीक है, तो जब फादर के अंडर बच्चे कैसे काम करते हैं, फादर के स्ट्रिक्टनेस के अंदर, फादर की उसी तरह से काम करते हैं ना छोटे जब बच्चे होते हैं। तो पूरा अपना एक्चुअल चीज निकाल पाएंगे बाहर, जब तक वो ऐसे रहेंगे। डिसिप्लिन में रह लो आप, डोमिनेंस में बोल लो, आप कुछ भी बोल लो उसको, जितना क्लोज होगा प्रिडिक्शन उतना एक्यूरेट जाएगा ये। ठीक है, तो कोई ग्रह जितना पास में होगा उतना वो अपनी एक्चुअल चीज नहीं बता पाएगा। और जितना फादर किसी चीज को डोमिनेट करते, फ्रस्ट्रेशन कितना होता है ग्रह में अपने आप को साबित करने का, उस चीज को कि मुझे ये दिखाना है। जैसे किसी का जुपिटर अस्त है, मान लीजिए गुरु ग्रह अस्त है, ज्ञान बहुत है, ज्ञान की कोई कमी नहीं है, नॉलेज बहुत है, उसकी भी कोई कमी नहीं है, लेकिन उसको हम कैसे दुनिया के सामने लाए, नहीं ला पा रहे ना। जिसका गुरु अस्त है वो नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा ना, अपना ज्ञान नहीं समझा पा रहा ना लोगों को। क्यों? क्योंकि वो सूर्य के
क्लोज आ गया, सूर्य की अग्नि के अंदर है, फादर के डोमिनेंस, रूटीन के अंदर, डिसिप्लिन के अंदर आ गया। ठीक है, तो जब भी कोई ग्रह अस्त हो तो उसको एवरी टाइम नहीं बोलना कि मेरा 7th हाउस का लॉर्ड अस्त है। अस्त जस्ट अ अफ्लिक्शन पॉइंट। और कब देखना है? जब हमें कोई बीमारी देखना हो किसी का, कोई आता है ना हेल्थ इशू के लिए, तो हमें जब बीमारी देखना होता है तब अस्त। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में बताऊं, मैं जगन्नाथोरा सॉफ्टवेयर यूज करती हूँ, आप सबको पता है फ्री सॉफ्टवेयर है वो, आप सब गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं उसको। मैंने आज तक अस्त ग्रह देखा नहीं। उसके लिए अलग से कंबशन, या तो डिग्री देख लो सूर्य के कितने पास में है, या कंबशन का अलग से आपको देखना पड़ता है जाके। मैंने नहीं देखा, यूज नहीं किया उसको। ठीक है, हाँ मेरे पास कोई आता कि मेरा एज, देश काल पात्र, एज के पास की आपके पास कुंडली आती है, तो आप एक बार देख लेते हो कि इस टाइम पे उनको क्या दिक्कत चल रहा है। या अपन मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, एक एक सेशन आपका मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का रहेगा, तब आपको मैं बताऊंगी कि इसको यूज कैसे करना है। ठीक है, तो ये जस्ट अफ्लिक्शन का एक पॉइंट है। अगर जैसे हम काउंट करते हैं कि कोई ग्रह कितना अफ्लिक्शन में है, कितनी दिक्कत दे रहा है, तब हम कह देंगे कि वो अफ्लिक्ट है, बस। उससे ज्यादा इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है अस्त की या वक्री की। ठीक है, अब वक्री ग्रह इसका ऑपोजिट है बिल्कुल। वक्री ग्रह के लिए किताबों में कहा गया है कि या तो वो पिछले घर के फल देता है, या आपने पढ़ा होगा कि पिछले घर के फल देता है वक्री। वक्र, वक्र का मतलब है उल्टा हो जाना या टेढ़ा चल जाना। ठीक है, राहु के तो सदा ही वक्री रहते हैं, चंद्रमा कभी वक्री होता नहीं है। 5 ग्रह वक्री होते हैं, बुध शुक्र गुरु मंगल और शनि। ठीक है, बुध और शुक्र, अब कैसा होता है कि अस्त तो था जैसे सूर्य के जितना पास आए उतना वो डोम। अब बुध की डिग्री 27-28 डिग्री से बाहर चला जाए, सूर्य से इतनी डिग्री से दूर चला जाए, तो वक्री होना शुरू हो जाता है। मंगल 90 डिग्री से दूर चला जाए तो वक्री होना शुरू हो जाता है। गुरु और शनि 120 डिग्री के, मतलब एक उनका है लेवल, 5 घर आगे पीछे, तब वो वक्री होना शुरू हो जाते हैं। तो मुझे बताओ, जब अस्त है तो फादर के पास में है, और जब हॉस्टल में चले जाएं बच्चे, तो फिर वो कैसे करेंगे? जैसे वक्री हो गया तो अपनी मर्जी चलाएंगे ना। उनका बल बढ़ता है, चेष्टा बल। जब स्ट्रेंथ काउंट करते हैं तो वक्री ग्रह को दिया गया है चेष्टा, मतलब जिद्दी बल। मुझे तो ये काम करना है, मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए, मुझे तो ऐसे करना ही करना है इस काम को। जुपिटर वक्री है ना यहाँ बैठे काफी लोगों के, तो भूख खत्म नहीं होती ना एस्ट्रोलॉजी की। पहले किया, फिर छोड़ दिया, फिर वापस ज्वाइन किया, फिर किया, वो एक एक लगी हुई है ना अंदर, जिद जिद है ना ज्योतिष बनने की। ठीक है, ये है जो वक्री ग्रह का फल। शनि है तो शनि क्या है, स्लो चलते हैं। अब वो वक्री हो गए तो क्या करेंगे? परफेक्शन और स्लो, धीरे धीरे काम, संभल संभल के काम करना, एकदम परफेक्शन से, एकदम बढ़िया तरीके से काम चाहिए। मंगल वक्री हो गए तो मंगल फास्ट है, जल्दी करते हैं, सेनापति है, आर्मी कमांडर स्लो थोड़ी हो सकता है, तो वो जल्दी काम करते हैं। तो जिनका वक्री मंगल है उनके अंदर इतनी हाई एनर्जी है, इतनी एनर्जी है कि हर काम जल्दी, फिजिकल एक्टिविटी, इनसे मतलब एनर्जी इतना ज्यादा है कि बैठते ही नहीं है। और यही वक्री मंगल एफ्लिक्शन में आ जाए, मतलब एफ्लिक्शन का मतलब राहु केतु के साथ बैठ जाए, तो वो आलस्य भी उनमें अत्र बहुत ज्यादा आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों फेज आते हैं, हम धीरे धीरे समझेंगे कि कैसे दोनों फेज को समझा जाता है। कोई भी ग्रह के दो पहलू हैं, हर राशि के भी दो पहलू हैं। ठीक है, हम पॉजिटिव उठाएंगे, नेगेटिव उठाएंगे, हमको कैसे समझना है ये पूर्णतः कुंडलियां बताएंगी, जैसे जैसे अपन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, लेकिन हमारे जीवन में दोनों फल उनके रहते हैं। सूर्य अगर डोमिनेंस का कारक है तो ईगो का भी कारक है ना, फेम का कारक है तो सत्ता पाने की इच्छा भी तो है ना। ठीक है, तो दोनों चीजें आती हैं यहाँ पर किसी भी ग्रह की। तो वक्री, वक्री को हम यूज करेंगे ट्रांजिट में, जब ट्रांजिट का पार्ट आपका आएगा टाइमिंग के अंदर। उसके अलावा नॉर्मल वक्री को आप लोग यूज करते हो, मैं नहीं कहती, वक्री वक्र चेष्टा बल बढ़ जाता है, पर मैं हमेशा कहती हूँ कि जब आप स्टार्टिंग करते हैं ना, तो टूल्स कम रखिए अपने प्रिडिक्शन करने के लिए, अटकिए मत। जैसे मेरा एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन वक्री के लिए रहता है कि जैसे अभी जस्ट अभी 28 या 29 नवंबर को शनि मार्गी होने जा रहे हैं, ये आप सबको पता है, अभी वक्री चल रहे हैं, 28 या 29 को शनि मार्गी होने जा रहे हैं। ठीक है, तो द डे सुबह दोपहर के पास शायद मार्गी है। तो अगर किसी बच्चे का, कोई बच्चा बोर्न हुआ है, वो 11 बजे के आसपास बोर्न हुआ है, उसका वक्री है,
और शाम को जो बच्चा बोर्न हुआ है उसका मार्गी है, यही होगा, सॉफ्टवेयर तो यही दिखाएगा। ठीक है। और आज के टाइम पे, आज क्या है, 31 अक्टूबर, आज वो पीक पीक वक्री आप बोल सकते हो शनि को बड़े आराम से। तो आप कैसे जज करेंगे कि ये पीक वक्री है या शाम को मार्गी होने वाला है या सुबह ही वक्री हुआ, ये क्या जज कर सकते हैं हम किसी कुंडली को देखकर? तो क्या हर हर वक्री का सेम प्रिडिक्शन आ पाएगा हमसे? सिंपल सी बात है, इतना कंफ्यूजन है ना कि 28 तारीख को सुबह जो जन्मेगा उसका वक्री है और 28 को शाम को जन्मेगा उसका वक्री नहीं है। तो उस चीज को कैसे जज कर सकते हैं हम लोग? मैं आपको दिखा दूंगी इसको ट्रांजिट में यूज करना बड़े आराम से। पर अभी वक्री भी एक, मैं बड़ी श्री विनायक भट्ट सर से, जब मेरा ये सारा वक्री का बेसिक्स का जितना भी कॉन्सेप्ट है उन्होंने क्लियर किया है मेरा। ठीक है। तो वक्री भी जस्ट अ अफ्लिक्शन पॉइंट, पीड़ा में आ गया कोई ग्रह। ठीक है। जब हम अफ्लिक्शन के पॉइंट ऐड करेंगे तब हमको समझ आता है कि कोई ग्रह पीड़ा के अंदर आ गया और उसको कितना हमें लेना है पीड़ा का। ठीक है। अब यहाँ पर अस्त और वक्री ये दोनों आपके कंप्लीट हुए। ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट रहता है कि मेरा छठे में चला गया लग्नेश, आठवें में चला गया, 12वें में चला गया, ये हमारा रहता है। अरे मेरा तो छठा, आठवां, 12वां, हाँ, त्रिक भाव है, खराब भाव कहे गए हैं। छठा रोग ऋण शत्रु है, आठवां मृत्यु है। मृत्यु से ज्यादा उसको आयु लीजिए, आयु देता है। मृत्यु तो एक ही दिन आनी है, दिखाए गए तो आयु के संघर्ष ना वो हमारे। 12वां हमारा व्यय है, हानि है, खर्चे हैं, लगन का व्यय, लगन का 12वां। ठीक है। तो कोई भी ग्रह जब 6, 8, 12 में जाता है देन अगेन सिंपल एफ्लिक्शन का पॉइंट है, सिंपल। छठे में जाएगा लग्नेश, अगर किसी का छठे में गया तो आपके जीवन में छोटी मोटी बीमारियां चलती रहेंगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है। ये संघर्ष चलेगा। ये नहीं है कि आप तो मतलब ऐसा 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 इसको कहूंगी घुमा दिया, अरे आपका लग्नेश छठे में गया, अरे वो जिंदा है, वो मर नहीं गया, जिसका भी गया। ठीक है। अफ्लिक्शन का एक पॉइंट ही है ये, इसको समझिए। ज्योतिष को अपने को ना तो डराना है किसी को, और ना खुद डरना है, कंफ्यूज होना है। हमको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि प्रिडिक्शन निकलेगी कैसे भाई, ये क्लियर होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है। तो जब कोई ग्रह 6, 8, 12 में जाता है हम लोग कैसे जज करेंगे? मैं आपको एक बहुत सिंपल सा तरीका बताती हूँ, नेचुरल है। आप लोग काफी टाइम से पढ़ रहे, एकदम से तो ये चीजें हजम नहीं होती हैं, या मुझे भी जब पता लगी होंगी मेरे दिमाग में भी होगा अरे ऐसे कैसे। ठीक है। लेकिन एक बहुत सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे स्टार्टिंग, आप 12 क्लास के बाद आप कुछ भी ऐड ऑन करिए, उसमें कुछ भी करिए। हम शादी देखेंगे, नौकरी देखेंगे, हेल्थ देखेंगे, जीवन कैसा चल रहा है, क्यों हमारे पास जातक आया है, मतलब ये भी तो इस कोर्स का हिस्सा है ना, कि जातक का क्वेश्चन क्या है आपको जज करना है, वो ना बोले आप बोलो। ठीक है। और उसके बाद नौकरी, विदेशवास, ये सब कुछ हम पंचांग, शादी कैसा है, हेल्थ कैसा है, नौकरी कैसा है, करियर में किस, मतलब एक कोशिश मैं कर सकती हूँ कि आपको इतना सिखा सकती हूँ, करियर की पॉसिबिलिटीज आप देख लो, क्योंकि कुंडलियां अलग अलग है। ठीक है। इतना सब अपने को देखना है, इतना सब सीखना है, तो उसमें अपने को ये जज करना आना चाहिए ना कि एफ्लिक्शन कितना है, स्ट्रेंथ कितना है, थप्पड़ धीरे पड़े या जोर से पड़े, इस बात पे डिपेंड करता है ना कि कितना तेज मारा है। तो ग्रह एफ्लिक्शन पे डिपेंड करता है ना कि एफ्लिक्शन इतना तेज पड़ रहा है या एफ्लिक्शन इतना पड़ रहा है, हमें वो जज करना आना चाहिए, वीक है या एफ्लिक्शन है। रेमेडी पार्ट तो लास्ट क्लास के अंदर आएगा। पहले आपको ये समझना है कि हमको ग्रहों को जज करना आना चाहिए, उसको समझना आना चाहिए, हमें प्रिडिक्शन में उसको उतारना आना चाहिए, प्रिडिक्शन कैसे उतारना है उसको। ठीक है। इसके लिए टूल्स कम करने चाहिए, जितने आप टूल्स कम करोगे, क्योंकि ग्रह सिंपल हैं। सूर्य राजा है, चंद्रमा रानी है, मंगल सेनापति है, युवराज है, बुध ब्राह्मण है, शुक्र और गुरु शनि दास है, और राहु के तो चंडाल है। ये सबको पता है, इतना ही तो याद रखना है। राजा के पास क्या होती है? सत्ता। राजा के पास सत्ता होती है, पोजीशन होती है। ठीक है। युवराज चंचल, बुध जिसके साथ जाएगा वैसा हो जाएगा, यही तो बोला गया उसके लिए, जिसके साथ जैसा। मंगल सेनापति, आर्मी कमांडर। आप आर्मी कमांडर को बोल दोगे कि तू घर में रह ले, घर में रुक जा,
वो तो बाहर ही जाएगा ना प्रोटेक्शन करने, उसका काम ही प्रोटेक्शन करना है ना। हमको इतना ही समझना है। तो प्रोटेक्शन में लड़ाई भी होगी, झगड़े भी होंगे, गालियां भी निकलेंगी, सब कुछ होगा जो आदमी कमांडर करता है। ठीक है, तो हमको उसको उसी तरह से समझना है, ग्रह को सिंपल सिंपल तरीके से, बहुत सिंपल रखिए उस चीज को। हम खुद ही टिपिकल कर देते हैं। मैडम मेरा तो द्वादेश होकर वो अष्टम में गया, मैडम इसका प्रिडिक्शन क्या निकलेगा? मैडम को भी नहीं पता इसका प्रिडिक्शन क्या निकलेगा। मैडम ये जरूर बता सकते हैं कि इससे होगा क्या तुम्हारे साथ। ठीक है, तो हमको वो समझना है कि इसको पकड़ना कैसे है। इसलिए फर्स्ट क्लास में मैं हमेशा, मेरी पहली क्लास में अपने जितने भी इतने मिथ अपने दिमाग में चल रहे होते हैं, मैं उसको क्लियर करती हूँ, फिर मैं पढ़ाती हूँ, क्योंकि मुझे मेरी तरह से ही लेकर जाना है। स्टेप बाय स्टेप मुझे 12 क्लास खत्म करनी है और 5 क्लास पंचांग वालों की। ठीक है, तो मुझे मेरे तरीके से ही पढ़ाना है, ताकि एक आपको ना घर बनाने के लिए नींव चाहिए, तो मैं आपको एक बेस दे सकती हूँ प्रिडिक्शन निकालने का। उसके बाद आप कुछ भी ऐड ऑन करिए, लेकिन आपके पास बेस तो एटलीस्ट होना चाहिए ना। वही एक क्लास है। ठीक है, कोई ग्रह उच्च का होता है, अच्छा है, लेकिन मुझे एक बहुत सिंपल सी बात बताइए। राजा के पास सत्ता है, सूर्य मेष राशि में उच्च के होते हैं 1 डिग्री से 10 डिग्री, डिग्री को एक बार छोड़िए, राशि याद रखिए। सूर्य उच्च के होते हैं मेष राशि के। मेष राशि क्या है? पहली पहली राशि है बचक्र की। ठीक है, किसी भी स्टार्टिंग फोर्स को दिखाती है, किसी चीज को स्टार्ट करना दिखाती है ना, मेष पहली राशि। ठीक है, सूर्य उसके अंदर उच्च के होते हैं और मंगल की वो राशि है। तो कोई ग्रह जब उच्च का मतलब उसकी नॉर्मल जो स्ट्रेंथ है, जो स्वय राशि की या नॉर्मल उसकी जो कैटेगरी है उससे ऊपर हो जाना, उच्च का मतलब यही है ना। ठीक है, जिनके भी उच्च के सूर्य हैं, अगर अच्छे भावों में, अच्छे भाव कौन से हैं? केंद्र त्रिकोण। क्योंकि केंद्र त्रिकोण में अगर कोई ग्रह बैठे तो अफ्लिक्शन में नहीं है ना, जब तक राहु केतु शनि के साथ ना बैठा हो। अगर अच्छी राशियों में बैठा है, उच्च का बैठा है केंद्र त्रिकोण में किसी का सूर्य, तो उसमें किसी चीज की पोजीशन या सत्ता पाने की भूख कितनी होगी, मुझे ये बताओ। क्या अति किसी चीज की अच्छी है? सिंपल सी बात है। क्या अति किसी चीज की अच्छी होगी? तो सत्ता पाने की भूख क्या नेगेटिव वे में लेके जा सकती है? मुझे तो सत्ता चाहिए, मुझे तो पोजीशन चाहिए। तो ये है उच्च का सूर्य। अगर वो कॉन्फिडेंस है, सूर्य आपको कॉन्फिडेंस बनाता है, बहुत तगड़ा कॉन्फिडेंस देता है सूर्य, बढ़िया हो बोलने की, लोगों की भीड़ में खड़ा कर दो जिसका उच्च का सूर्य हो, बढ़िया। लेकिन वो ओवर कॉन्फिडेंस भी तो वही होगा ना, कि मुझे ही पता है सत्ता पाई कैसे जाती है, मुझे ही पता है लोगों को चलाया कैसे जाता, प्रजा को चलाया कैसे जाता, दूसरों को नहीं पता है, मुझे पता है, क्योंकि मेरा उच्च का सूर्य है। तो बताओ अति यहाँ पर उच्च का सूर्य के लोग बड़े खुश हो जाते हैं 15 मार्च से लेके 15 अप्रैल के बीच में जो जन्मे हैं, कि मैडम भाई मेरा तो सूर्य उच्च का है, बस सब पा लिया मैंने। यहाँ इतना सा भी अफ्लिक्शन आ जाए ना उसको, इतना सा भी अफ्लिक्शन, वो कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस, वो कॉन्फिडेंस ईगो उसमें कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, चंद्रमा किसी का उच्च का है, इमोशंस है, जल है, सूर्य अग्नि है। अग्नि ज्यादा हो जाए तो वो भी अच्छी नहीं है, पित्त बॉडी के अंदर ज्यादा हो जाए, एक लेवल से पित्त ज्यादा हो जाए तो आपको पता है दिक्कत देगा। ठीक है, चंद्रमा जल है, जल तत्व है, इमोशंस है। अति जल की अच्छी है क्या बॉडी में? नहीं अच्छी ना। अति इमोशन अच्छे हैं क्या? नहीं अच्छे हैं, संभलते नहीं है इमोशन, चीजें समझ नहीं आती इमोशन ज्यादा हो तो। 2 नंबर में उच्च का होता है चंद्रमा, तो समझ नहीं आता। शुक्र की राशि है, स्थिर राशि है, पर मिली तो जगह 3 डिग्री तक ही है ना, 0 से 3 डिग्री उच्च में। तो हमको ये समझने की जरूरत है कि ग्रह बैलेंस होना चाहिए, ना तो अति अच्छी है ना कम अच्छा है। मंगल मकर में उच्च के होते हैं, शनि की राशि में उच्च के होते हैं वो। ठीक है, मकर में जब उच्च के होते हैं तो आप एक आर्मी कमांडर है, ऑलरेडी मंगल की आपको पता है नेचर ये है। ठीक है, उसके हाथ में आपने बंदूक और दे दी, उच्च का तलवार और दे दी, तो वो तो फिर चलता ही जाएगा ना। अब वो प्रोटेक्शन करेगा। देखो आतंकवादी के पास भी तो वही नेचर है ना जो आर्मी कमांडर के पास है।
अब वो उच्च का जरूरी थोड़ी है कि उच्च का मंगल बढ़िया हो गया और वो आर्मी कमांडर ही बनेगा, पुलिस वाला ही बनेगा, जरूरी थोड़ी है। ठीक है। तो इस तरह से हमको ग्रहों को समझना होता है कि ग्रह बैलेंस, स्वय राशि बहुत बढ़िया उच्च का है, बढ़िया है, बुरा नहीं है, अपने आप में पॉजिटिव है। बट वहां थोड़ा सा भी अफ्लिक्शन हुआ, वो नेगेटिव वे में चला जाएगा, अति हो गई उसको, ओवर हो गया उसको, वो गुण उसके अंदर ओवर हो गए। मंगल अग्नि, स्पार्क वाली अग्नि, स्टार्ट करने वाली अग्नि, प्रोटेक्शन वाली अग्नि ओवर हो गई। ठीक है। मरकरी, बुध, बुद्धि, 6 नंबर में उच्च के होते हैं, 12 नंबर में नीच के होते हैं, कन्या में उच्च के हैं वो। तो कन्या उनकी स्वय राशि भी है। ठीक है। डिग्री से वो अलग अलग होता है उनका। तो बुध कैलकुलेशन का कारक है, बुद्धि का कारक है। ठीक है। जब बुध उच्च का हो जाता है ना, तो चीजें इग्नोर नहीं होती। हाँ, हर चीज में बुद्धि घुसाने लग जाते हैं, हर छोटी छोटी चीज में। हर चीज चाहिए, ये कैसे हुआ, इसको तो मैं भी कर सकता हूँ, मुझ में भी ये स्किल है, इसको मैं भी समझा सकता हूँ, ये कैलकुलेशन मैं भी कर सकता हूँ, हर पैसे का एक एक रुपए का हिसाब मैं भी रख सकता हूँ, दूसरा कैसे रखेगा। हर चीज मैं कर सकता हूँ। बुद्धि इतनी चलानी है ना, बुद्धि बुद्ध की। तो जब हम चीजें इग्नोर नहीं करते तो हम डिप्रेशन में कौन आता है? हम सबसे पहले यही कहते हैं जो डिप्रेशन में होते हैं, भाई चीजें इग्नोर करो, क्यों इतना इसको चला रखा है, इसको कम चला लो, थोड़ा शांत कर लो इसको। अति बुद्धि, अति बुद्ध भी खराब है। ठीक है। तो जो कहते हैं ना, मेरा तो बड़े मतलब मेरी क्लास में बैचेस चलते हैं, तो जो काफी साल वो बोलते हैं मेरा तो उच्च का बुद्ध है मैडम। तो हमें भी पता है, सबको पता है, लेकिन वो अति खराब करती है, आपको जीवन में दिक्कत देती है वो अति। ठीक है। तो बुद्ध बैलेंस अच्छा है, लेकिन उच्च का बुद्धि मतलब बहुत ज्यादा ओवर थिंकर बना देता है, ओवर थिंकर। आपके पास कुंडलियां आए, बुध शुक्र के साथ बैठा, सॉरी, बुध शनि के साथ बैठा हो, बुध राहु के साथ बैठा हो, बुध केतु के साथ बैठा हो, बुध की दशा चल जाए, उच्च का बुध हो, तो आप सीधा बोलो इसको इतना क्यों चला रखा है, इसको थोड़ा शांत कर लो। ठीक है। सीधा, सीधा बोलना है, इसको थोड़ा सा, थोड़ा स्लो डाउन कर लो, थोड़ा स्लो डाउन कर लो। ठीक है। उच्च का बुध, उच्च का बृहस्पति, 4 नंबर, ज्ञान का कारक है, नॉलेज का कारक है, विजडम का कारक है, बुद्ध बुद्धि है। ठीक है। लेकिन आपकी उस बुद्धि में ज्ञान कितना है वो जुपिटर बताएगा। आप वाणी, बुद्ध वाणी है, और उस वाणी से आप कितनी बुद्धिमत्ता वाली बात करते हैं या बेवकूफी वाली बात करते हैं, वो आपका जुपिटर बताएगा। ठीक है। तो जुपिटर ज्ञान का कारक है, विजडम का कारक है। लेकिन जब उच्च का होता है तो ज्ञान इतना भर जाता है कि बिना बोले सबको ज्ञान देना है, बिना मांगे सबको ज्ञान देना है, बांटना है ज्ञान, एवरी टाइम ज्ञान बांटना है। क्यों? क्योंकि कंट्रोल ही नहीं हो रहा ना, इतना भर गया। तो आपको कोई उच्च का बुद्ध गुरु वाले अगर आपके नोन में हो, ठीक है, तो आप देखिए वो हर वक्त आपको ज्ञान ही देते रहेंगे, हर वक्त। 55 वाले बॉन्ड, 67 वाले बॉन्ड, 79 वाले बॉन्ड, 91 वाले बॉन्ड आपको ज्ञान देते ही मिलेंगे। ठीक है। 91, 2003, इस तरह से 12-12 साल में उच्च का होता है। तो आपको दिखेगा कि आप मतलब नेचुरल है ना। पहले अच्छा है तो दुनिया आपके पास राय लेने आएगी, दुनिया कहेगी कि उससे राय ले आते हैं, उससे अच्छी जगह पर बैठा है, लोग आपकी राय मानेंगे, आपसे अपना काउंसलिंग करवाएंगे, किसी भी चीज के लिए आपसे ज्ञान लेने आएंगे। और थोड़ा सा अफ्लिक्शन में है वो उच्च का, क्योंकि ऐसे ही अति है और अफ्लिक्शन में आ गया, तो आप जगह जगह खुद ही ज्ञान देते हुए मिलेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज को इस तरह से समझा जाता है। शुक्र, शुक्र लग्जरी का कारक है। शुक्र हर प्रकार के रस का कारक है। मैं तो सीधा एक बात बताती हूँ, रस, फूलों का रस, परफ्यूम, इत्र, प्यार का रस, ठीक है, पैसे का, खुशी का, हर्षोल्लास का रस, जितना भी टाइप का आप रस अपने जीवन में समझते हैं वो शुक्र है, जितना भी टाइप का, जूस पीने का। ठीक है। लिक्विड जल तत्व के अंदर आता है ये। तो उच्च का शुक्र, 12 नंबर का शुक्र, मुझे बताइए किसी चीज के लिए, किसी का जैसे एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल का समझाती हूँ कि ब्रांड अच्छा है, अच्छी चीजें रखना अच्छा है, पर ब्रांड के लिए पागल होना कितना अच्छा है। तो उच्च का शुक्र राहु के साथ बैठ जाए, आप पागल हो जाएंगे ब्रांड का, आपको समझ नहीं आएगा कि डबल पैसा ले रहा है आपसे।
इस तरह की चीजें हम लोगों के अंदर, क्योंकि जिस ग्रह, क्या होता है, कोई ग्रह किसका कारक है आप सबको मैंने बताया है, सूर्य किसका कारक है, चंद्र किसका कारक है, शुक्र किसका कारक है, एक शनि ही है, सिर्फ और एक शनि ही है जो उच्च के होने पे इतने खराब नहीं होते, सिर्फ एक शनि है। रीजन, शनि, शनि पाप करेगा, लेकिन शनि को पाप ठीक है दिक्कत देते हैं, आते हैं, लेकिन शनि सबसे ज्यादा ना कठोरता के साथ में हमें नियम, न्यायबद्ध, उच्च कहाँ हो रहे हैं, 7 नंबर लिब्रा में, तो हमें लिमिट्स में रखने के लिए, हमें बैलेंस रखने के लिए, हमें न्यायप्रिय काम करने के लिए वो उच्च के है। ठीक है, तो एक शनि ही है जो उच्च के होके, मैंने इस तरह से खराब, मतलब रिजल्ट मैं नहीं बोलती हूँ शनि के लिए। ठीक है, बाकी अपने कर्मा है उस हिसाब से ग्रह फल देते हैं। उच्च के तो वो 2.5 साल तक रहते हैं, 2.5 साल तक उच्च के रहेंगे ना लिब्रा में जब आएंगे, तो ऐसा तो नहीं है सभी लिब्रा में जिनके उनके सबके अच्छे रहेंगे, वो अपने अपने चार्ट का अलग अलग कॉम्बिनेशन है, दशाएं हैं और अपने प्रारब्ध हैं। ठीक है, लेकिन उच्च का शनि अच्छा है, हम्बल बनाता है, गरीबों की सहायता करने वाला बनाता है, दूसरों की रिस्पेक्ट, मतलब आप डाउन टू अर्थ, आप डाउन टू अर्थ रहते हैं उच्च का शनि है। तो नीच का शनि है तो डाउन टू अर्थ रहने में दिक्कत आती है, क्योंकि नीच का वो अश्विनी में होता है, भरनी में होता है। ठीक है, तो वहां दिक्कत आती है उनको। इस तरह से ग्रह को समझने के तरीके हैं। राहु केतु के लिए स्वय राशि है, 8 नंबर केतु के लिए, 11 नंबर राहु के लिए। उच्च नीच में है कि कोई बोलता है राहु 2 नंबर में उच्च का है, और कोई बोलता है मिथुन में उच्च का है, इस तरह से। पर मैंने अपने इसमें देखा कि 2 नंबर में मच थोड़ा बेटर रिजल्ट देखा है, 2 और 8 में जब उच्च के वो होते हैं। ठीक है, हर ग्रह के उच्च के ये फल हैं जो मैंने आपको बताए हैं। तो ग्रह उच्च का ठीक है, बढ़िया है, अपने आप में अच्छा है, लेकिन वही उच्च का एफ्लिक्शन में आ जाए थोड़ा सा भी, तो हमें उस चीज की अति नेगेटिव वे में भी जा सकती है। मेरा समझाने का आपको सिर्फ ये तरीका था। ठीक है, अब इसके साथ में सारे पॉइंट्स क्यों मैंने बताए, अब नीच के बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं। ये सारे पॉइंट जब हम, आपने देखा होगा षडबल काउंट करते हैं, स्ट्रेंथ अभी मैं दिखाऊंगी आपको सॉफ्टवेयर में, जब हम षडबल काउंट करते हैं तो ये सारे पॉइंट ऑलरेडी कैलकुलेटेड हैं वहां पर, आपको सबको पता है। ग्रह का स्थान बल, ग्रह का राशि किस राशि में बैठा है, ग्रह कैसा बैठा है, यहाँ तक कि सप्तवर्गा में वो कैसा गया है, वो भी तो काउंट होता है ना, सप्तवर्गा में वो कैसा गया है, चेष्टा बल, उसका सब कुछ ऑलरेडी वहां पर काउंटेड है। जैसे ये बोला जाता है सूर्य 10म भाव में दिशा बल मिल गया उसको, ठीक है, क्या हो गया, दिशा बल मिला, चलो बढ़िया है, लेकिन फिर अपन को क्या बोलेंगे, वो तो एक स्ट्रेंथ काउंट करने का एक तरीका है। हाँ बढ़िया है, अच्छा है, वहां पॉजिटिव फल देगा, बस उससे ज्यादा क्या हो जाए, उससे प्रिडिक्शन आप क्या निकालेंगे। लेकिन हम लिखते हैं कि इसका तो सूर्य 10th हाउस में, सूर्य मंगल को 10th हाउस में, चंद्र शुक्र को 4th हाउस में, बुध गुरु को लगन में और शनि को सप्तम में दिशा बल दिया गया है, लेकिन वो स्ट्रेंथ में सब कुछ काउंटेड है। तो इतना उसको हम लोगों को नहीं, बहुत सिंपल, आप ये सब मैं कहाँ से बोल रही हूँ, मुझे क्लियर किया श्री विनायक भट्ट सर ने, और ये है श्री के एन राव सर की बुक से पढ़े हुए सारे नियम। ठीक है, श्री के एन राव सर की बुक्स आप कभी भी पढ़ेंगे, वहां कभी नहीं लिखा होता वक्री अस्त, कभी नहीं लिखा होता, उच्च नीच को फिर भी थोड़ा वो लिखते हैं। आप मानोगे उनका एक बुक है कुंडली मिलान से पहले जो मैंने पढ़ा, काल चक्र दशा कुछ ऐसा है, उसमें ना एक कुंडली बनी हुई और वक्री बुध है वहां पर, उन्होंने एक बार भी उसको नहीं लिखा बुध वक्री है, एक बार भी उन्होंने नहीं लिखा उसमें, वो भी तो एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, और हम उन पे तो हम डाउट कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है बड़े जो केन सर को पढ़िए, उनकी किताबें पढ़िए, तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट अभी अपने फेमस हो रखे हैं ना, कि वक्री पे भी एक अलग से कोर्स निकलेगा, उच्च पे भी एक अलग से कोर्स निकलेगा, नीच पे भी, लेकिन प्रिडिक्शन कहाँ से आएगा। तो श्री के एन सर को पढ़िए, उनकी बुक्स में बहुत, मैं कहूँ कि, लेकिन आपके कुंडली को समझने का एक तरीका जरूर बन जाता है कि कुंडली ऐसे समझी जाती है। मैंने उनकी अभी तक एक बुक मेरी रहती है, नेहरू डेस्टिनी, वो क्या है पता नहीं, मेरे पास नहीं है वो बुक, बाकी मैंने सारी बुक उनकी पढ़ ली है, एक ही बुक मेरी अभी तक रहती है। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहूंगी कि सरल रखिए, सरल करिए ज्योतिष को, डिफिकल्ट करने के लिए तो बहुत सारा यूट्यूब पड़ा है और बहुत सारा सामान पड़ा है। ठीक है, उसको जितना आप सरल रखेंगे उतना जल्दी आप उसको कैच कर पाएंगे। तो मैं एक बार एक कुंडली शेयर करती हूँ, उसके बाद अपन बात करते हैं। ठीक है, एक सेकंड।
अभी तक के आप लोगों एक एक मेरा है कि आप लोगों के जो भी डाउट हो प्लीज लिख लीजिए। मैं पूरा डाउट सेशन में पूरा डाउट लेकर जाऊंगी, बिना डाउट मैं जाती नहीं हूँ। बट लिख लीजिए ताकि अपना जो मेरा कंटेंट है वो कंप्लीट हो जाए और डिस्टर्ब ना हो, आप लोगों को समझ आ जाए। जब भी कोई भी क्लास में मेरा तो कंटेंट 1 से 1.5 घंटे का, 1 घंटा 1.25 घंटा का रहता है। फिर आपका डाउट सेशन चलेगा, आप सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बस लिख के रखिए बस। ठीक है, बीच में मुझे नहीं इंटरप्ट करिए। ठीक है, क्योंकि मैं कुछ भी लिख के बैठती नहीं हूँ। ठीक है, जगन्नाथ हो रहा, सबको स्क्रीन शेयर हो रहा है। ठीक है, ये जगन्नाथ हो रहा फ्री सॉफ्टवेयर है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। मैकबुक पे उन पे नहीं होता, विंडो पे ये है, मुझे नहीं पता उस पे होता है नहीं होता है, शायद होता है। तो यहाँ पर ये लगन है, इस 3 नंबर का लगन बन रहा है ये। तो 3 नंबर का लगन, लग्नेश कहाँ गया। सबसे इंपॉर्टेंट हाउस होता है कुंडली में देखने के लिए लगन। ठीक है, लगन सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं जब अपन शादी करेंगे तो डिविजनल चार्ट पर भी आएंगे हम लोग, मैं D9 D10 और D7 इसमें करवाऊंगी आपको कि उनको कैसे पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर 3 नंबर साइन, तो यहाँ पर बुध, या अभी आज का गोचर चार्ट है, जस्ट अभी मोमेंट का मैंने बनाया है। ठीक है, तो 3 नंबर मिथुन लगन है। तो मिथुन के नेचर के मैं राशियां भी साथ ही समझाऊंगी, प्रैक्टिकल में हम इनको यूज कैसे करते हैं। तो 3 नंबर साइन किसका है, आप सबको पता है, काल कैसे राशियों से प्रिडिक्शन निकालना होता है ना, कैसे प्रिडिक्शन निकालना होता है। 3 नंबर साइन के अंदर क्या क्या आता है, स्किल आता है, करेज आता है, कम्युनिकेशन आता है, पेपर वर्क आता है, छोटा शॉर्ट ट्रेवल आता है, सिबलिंग्स आते हैं। ठीक है, अगर किसी राशि के अंदर ये 5 चीजें बहुत हैं, हर राशि की भी 5 चीजें से ज्यादा कुछ ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है आपको इतना ज्यादा। ठीक है, और डुअल साइन है, डुअल साइन है। तो स्किल आता है और करेज आता है। तो जिसका मिथुन अच्छा, मिथुन का स्वामी कौन बना, बुध। ठीक है, जिसका बुध अच्छा बैठा, और ये अपना शोल्डर वाला हिस्सा और ये सब आपको पता है कि ये सब पोर्शन वो दिखाता है, कान दिखाता है। तो मुझे एक बात बताइए, मिथुन वालों की कम्युनिकेशन स्किल कैसी होगी, बढ़िया होगी, उनमें गुण होंगे। ठीक है, मिथुन वालों में राइटिंग स्किल होती है ना, आपने देखा होगा। क्यों, तीसरे भाव से, थर्ड हाउस से हाथ देखे जाते हैं मिथुन कालपुरुष की कुंडली से। तो उनमें राइटिंग स्किल, या आप बोल दो कि लिखने का तरीका, या बोलने का तरीका, या किसी चीज को प्रेजेंट करने का तरीका, आर्ट वर्क स्किल, आप बोल सकते हो ना मिथुन के लिए सारी चीजें। ये मैंने कहाँ से निकाली, कालपुरुष की कुंडली के तीसरे भाव के लिए हमें सारी बातें बताई गई हैं, बताई गई ना सारी बातें अपने को। ठीक है, डुअल पर्सनैलिटी, डुअल का मतलब है उसके स्थिर, स्थिर मतलब स्टेबिलिटी के भी होंगे और चर के भी स्वभाव होंगे, दोनों स्वभाव उसके अंदर मिक्स होंगे। ठीक है, तो मेन चीज है हमको ये समझना होता है कि किसी राशि को प्रिडिक्शन में यूज कैसे करना है। ठीक है, अब मान लीजिए ये मिथुन राशि, 3 नंबर आप सबको पता है कालपुरुष की कुंडली के भाव, जिसकी सबको पता है ना इतना कि कालपुरुष की कुंडली के अंदर हम कौन कौन से भाव से क्या देखते हैं, सबको पता है। ठीक है, जिन, अब मुझे एक बात बताइए, स्किल है, सिंपल सा एक वर्ड है स्किल, मिथुन के लिए। 3 नंबर साइन लगन वालों में स्किल की इशू है, स्किल रहता है। अगर अगर बुध मान लीजिए राहु केतु के साथ बैठ गया, या बुध अष्टम में 6, जैसे इसमें अभी मंगल के साथ चल रहा है, स्कॉर्पियो में चल रहा है, तो बुध एजुकेशन भी है आपकी। ठीक है, अगर अभी किसी बच्चे का बोर्न होता है, बुध लग्नेश छठे भाव में मंगल के साथ गया, तो अब बोलोगे ना, बोलने में कोई दिक्कत आ सकती, क्यों, तीसरा भाव किसका है, वाणी, बोलने का हमारा कैसा रहेगा। ठीक है, बुध स्किल है, बुध कैलकुलेशन है, मंगल प्लस बुध, मंगल टेक्निकल एजुकेशन है, तो कैलकुलेटिव बनाएगा बच्चे को बहुत तकड़ा। ठीक है, टेक्निकल मतलब प्रैक्टिकल, मंगल प्रैक्टिकल है, बुध कैलकुलेशन है, तो बच्चा कैलकुलेटिव वे में सोचेगा ना, मैथमेटिक्स में अच्छा होगा ना। हमें सिर्फ ग्रहों के कारक तत्व 5 से 6 से ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, वो प्रिडिक्शन फिर अलग ही है, वो जब आप प्रारब्ध में, कर्मा में और D40 D45 में जाते हो तो वो बात अलग है। बेसिक्स में आपको 4 से 5 बहुत होते हैं, नॉलेज होना 4 से 5 की। तो बुध मरकरी, तो हम सीधे बोलते हैं मिथुन का जातक है, जो हमारी पुरानी बुक्स में या पुरानी कुंडलियों में लिखा होता है कि ये जातक मिथुन राशि, इसमें बहुत अच्छे स्किल के गुण होंगे, कला होगी इसके अंदर, किसी कला में इसको इंटरेस्ट आएगा, खेल में भी जा सकता है, करेज है, मंगल के साथ बैठा है लग्नेश, तो बच्चा खेल में भी इंटरेस्टेड हो सकता है। ये सारी बातें हम बोलेंगे ना सिंपल सी। ठीक है,
तो हमेशा काल पुरुष की जो कुंडलियां जो भाव की हैं वही राशियों के हमको समझने हैं, यहाँ रखने हैं। ठीक। अब यही 3 नंबर साइन मान लो अष्टम में डाल दो आप, किनके लिए आएगी, कौन से लगन के लिए 3 नंबर यहाँ पे आएगी, स्कॉर्पियो के लिए ना, वृश्चिक के लिए, मिथुन राशि वृश्चिक लगन के लिए स्कॉर्पियो आएगी। अब भाव को और राशि को कैसे मिक्स किया जाता है, अष्टम भाव है छुपी हुई चीज जो सबके सामने नहीं आती, ट्रांसफॉर्मेशन, यही है ना, दो चीज अपन यही याद रखते हैं ना, छुपा हुआ या दो ही चीज याद रखते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन या छुपा हुआ। ठीक है। 3 नंबर राशि क्या, स्किल, क्या आपके अंदर ऐसी कोई स्किल है जो आपने अभी तक लोगों को नहीं बताई है, या कोई छुपी हुई स्किल है आपके अंदर, या आप बोल सकते हो, या 8वां ऑकल्ट है, गुड विद्या है, डीप ज्ञान है, आप के अंदर ऐसी स्किल, हाँ हिडन स्किल, वही मैं बोलने जा रही थी, वही बोलने जा रही, आपके अंदर कोई ऐसी स्किल है, हिडन स्किल, जो आप सबके सामने नहीं ला रहे हो, या ऑकल्ट में एक समय के बाद आपको अपने आप पता लग रहा है कि मेरे को तो इतना सब कुछ पता है। तो ऐसे भाव को, राशि को मिक्स किया जाता है, लेकिन हमेशा हमेशा काल पुरुष की कुंडली के जो भाव के अपन देखते हैं ना, जो चीजें अपन देखते हैं उनको याद रखना है, उनको हमेशा। अब पंचम भाव का है, पंचम भाव संतान, इंटरेस्ट, मंत्र, पूर्व पुण्य, यही तो है, और बुद्धि, इंटेलिजेंस। ठीक है, किसी का, और ये सब। तो अब मुझे एक बात बताइए, पंचम भाव लियो राशि है, कालपुरुष की पंचम भाव, वो किसी के आप कहीं बिठा दो, लगन में बिठा दो, कहीं बिठा दो आप, ठीक है, 12वें भाव में, 11वें भाव में बिठा दो, चलो, किसके, लिब्रा लगन के लिए। तो 11वां भाव क्या है, 11वां भाव हमारी अर्निंग है, गेन है, इच्छा पूर्ति है, ये कह सकते हो। और पंचम भाव इज्जत सम्मान, क्योंकि सूर्य का भाव है ना कालपुरुष की कुंडली के अंदर। 11वां भाव इच्छा का है, इच्छा पूर्ति, तो फेम की, सत्ता की, तुला लगन वालों के लिए फेम की, सत्ता की, पोजीशन की इच्छा कितनी रहेगी, रहेगी ना, क्योंकि 11वें भाव के अंदर क्या आ रही है, लियो साइन आ रही है। ठीक है। मैं हमेशा बोलती हूँ 4 से 5 चीजों से ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। हम क्या करते हैं, 100 चीजें लिख के बैठे होते हैं नोटबुक के अंदर, 5वें भाव से ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, और जब कुंडली आती है वो एक नहीं याद आती हमें। ठीक है। तो 4 से 5 की कोशिश करिए याद करने की, उससे ज्यादा मत करिए। ठीक है। तो इस तरह से ग्रहों को, राशियों को हम प्रैक्टिस में सारा करवाऊंगी, मैं इस तरह से प्रैक्टिस करवाती हूँ कि आप नेचर बताइए, आप शादी कैसा है, नौकरी कैसा है, या स्वभाव कैसा है, मैं करवाती हूँ ये अपने कोर्स में प्रैक्टिस। बट पहले मैं समझाऊं तो सही कि आपको प्रैक्टिस करना कैसे है। ठीक है। किसी राशि के, ये इतना सबको समझ आया कि ग्रह भाव राशियों को मिक्स कैसे करते हैं, ये आप सबको समझ आया, ये कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं आया तो भारत जी आपको आया, रितु जी आपको आया, ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया ना। ठीक है। अब जो वीडियो ऑन रखेगा उसको मुझे समझ आ जाएगा कि उनको समझ आया है, क्योंकि फेस के एक्सप्रेशन से समझ आ जाता है, और जिनके वीडियो ऑन नहीं है वो तो, मैं तो क्या कर सकती हूँ। ठीक है। चलिए, उसके बाद इतना हमको समझना है, ये चीज हमको समझ आ गई। अब यहाँ पर ये चीज आती है कि कोई राशि के दो गुण है, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव, दो गुण है। ठीक है। मैं सबसे अच्छा एग्जांपल, कोई भी राशि आप उठा लो, एनी राशि, 2 नंबर आ लो, वृष ले लो यहाँ पर। मुझे ये सब क्यों पता है, या मुझे कॉन्सेप्ट इतने क्यों क्लियर है, मैं बता देती हूँ आपको, कि मुझे कोई बुक की जरूरत नहीं है, किसी नोटबुक की जरूरत नहीं है, या कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। उसका रीजन यहाँ पर है कि मैंने बुक्स बहुत पढ़ी है, बुक्स बहुत पढ़ी है, प्रैक्टिस भी कह सकते हो आप, करवा रही हूँ बहुत टाइम से। तो मुझे ये पता है कि वृष राशि के गुण क्या है, वृष राशि, मैं सीधा सीधा उसका वो उठाती हूँ, सिंबल, सिंबल उठाती हूँ अपने दिमाग के अंदर। ठीक है। मैं वृष, आपने बोला, मैं बुल उठा लूंगी अपने दिमाग के अंदर। ठीक है। बुल कैसा होता है, बुल को क्या चाहिए, बुल मेहनत करता है, अपना साफ सफाई का, सुंदरता का कितना ध्यान रख, अपना सेकंड भाव के अंदर अपना फेस देखा जाता है, लगन में अपना हेड देखा जाता है। तो बुल को कौन सा दिया गया है, सेकंड हाउस, कालपुरुष की कुंडली में,
आपको पता है कि बुल को सजा धजा के पूरा एकदम साफ सुथरा क्लीन हाइजीन का ध्यान एकदम ऐसे लेके लाया जाता है ना किसी मेले में या कहीं भी बुल को, ठीक है। तो सेम 2 नंबर राशि, लग्जरी, धन, पैसा, फैमिली। तो पैसा जहां पर इकट्ठा करोगे वहां लग्जरी आएगी ना, ठीक है। तो अब 2 नंबर साइन को उठा लो, बुल, ठीक है। बुल को हमेशा आप लगातार कितना मेहनत करवा लो, लेकिन उसके बाद आपको स्पेस देना पड़ता है, 3-4 दिन उसको रेस्ट देना पड़ता है अपने अगले काम के लिए। आप लगातार काम करोगे तो उसका वो आपको फेस दिख जाएगा, दिख जाता है ना। सेम सेम वृष राशि के साथ यही है। वृष राशि के लोग जिनका भी वृष लगन होगा, आप उनको मेहनत करवा लो, आप काम करवा लो, आप उनको अच्छी जगह पे बिठाओ बुल की तरह, ठीक है। फूड, 2 नंबर राशि फूड की है, वहां पर आपको अच्छा खाना, डेकोरेटेड खाना, हाइजीन खाना, वो सब चाहिए। आप रेगुलर उनसे काम करवा लो, लेकिन आपको उनको स्पेस देना बहुत जरूरी है, वरना वो लड़ने लग जाएंगे। उनका यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव पार्ट बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो वृष राशि के स्वामी बनते हैं शुक्र, ठीक है। तो बुल का पॉजिटिव, लगातार मेहनत करना, एकदम अच्छे से रहना, क्रिएशन, क्रिएट। उसको क्यों लेके मेले में इसीलिए तो लेके जाए ना, प्रॉपर बुल को किस लिए लेके जाया जाता है, इसीलिए कि क्रिएशन के लिए लेके जाता है, ठीक है। क्रिएशन, अच्छा क्रिएटिव, सब कुछ है उसके अंदर। अब वो शुक्र अगर केंद्र त्रिकोण में बैठा है, लग्नेश शुक्र केंद्र त्रिकोण में बैठा है, तो उस शुक्र के, उस वृष राशि के कौन से गुण बाहर आएंगे, पॉजिटिव गुण बाहर आएंगे, ठीक है। वही शुक्र राहु के साथ बैठ जाए, वही शुक्र, आप केंद्र त्रिकोण बिठा दो, 6, 8, 12 में बिठा दो, कहीं बिठा दो आप बिठा दो वही शुक्र, आप राहु के साथ बिठा दो। राहु क्या है, नेगेटिव छाया ग्रह है, चंडाल है ना, बहुत नेगेटिव है, ठीक है। एक तरह का एफ्लिक्शन, एक तरह की पीड़ा शुक्र को, तो आप वो बिठा दो। तो जो विष का नेगेटिव साइड वो आएगा कि नहीं आएगा, बार मुझे ये बता दो आप, आएगा ना। हमको ये जज करना है, ये हमको जज करना है, वो जज करना आ जाएगा, प्रैक्टिस में आ जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। मेष है तो वो है, रैम है ना, जिसको बोले भेड़ा बोला जाता है, ठीक है। पोजिशन, भेड़ा बिना बिना सोचे समझे अपने राजा की बात मान लेता है और मंजिल की तरफ चल पड़ता है ना, सोचता नहीं है ना। वो बस बता दो वो चोटी पे चढ़ना है, वो चढ़ जाएगा। उस चोटी पे चढ़ के आगे गिरना है वो उसको नहीं पता, लेकिन उसको एक बार बता दो कि चढ़ना है। मेष राशि बुल अपने हिसाब से। 3 नंबर राशि स्किल की, दो जुड़वा ड्यूल पर्सनैलिटी दिखाई जाती है। या एक और सिंबल है कि एक हाथ में लेडी वीणा लेके बैठी है और आदमी विप वेपन लेके बैठा है, तो साहस एंड स्किल दोनों का मिक्स है, ठीक है। कर्क राशि केंकड़ा, केंकड़ा को शांति चाहिए, बहुत सारे हाथ चीजें, बहुत सारी चीजें सोचते ना हमारे दिमाग में, एक एक तरफ तो नहीं रहती ना, सबसे ज्यादा दिक्कत ही फोकस की है। तो केंकड़ा के कितने हाथ पैर हैं, तो शांति पाने के लिए हम कितनी चीजें ट्राई करते हैं ना, हम इतनी चीजें ट्राई, इसको पीस मिल जाए, इसको सुख मिल जाए, इसको शांति मिल जाए, ठीक है। पांचवा लियो, राजा। मैं राजा को तो इतना बढ़िया मतलब राजा को बोलने, सत्ता को बोलने की जरूरत ही नहीं है ना, समझाने की जरूरत नहीं है। राजा के साथ एक गुण और है, प्रजा के लिए अपना सेक्रीफाइस कर देता है वो। सूर्य लगन में लियो लगन, सत्ता के लिए अपने को चढ़ा देगा। अच्छा राजा, अपनी, भगवान श्री राम सूर्यवंशी, अपना नहीं सोचा ना प्रजा के लिए, तो राजा वही अच्छा राजा है। कि अब ये तो नहीं कि आज के टाइम में प्रजा चल रही है, तो घर में भी अगर किसी का सूर्य लगन में, आपकी फैमिली में, तो फैमिली का पहले सोचेगा, उनको कैसे आगे लेके जाऊं, उनको कैसे बढ़ाऊं, फिर वो अपना सोचेगा, ठीक है। तो सत्ता, 6 नंबर साइन, यहाँ पर आपको दिखाया जाता है एक फीमेल हाथ में अनाज के कुछ लेकर खड़ी है, ठीक है। अनाज किसको दिखाता है, हमारी समृद्धि को दिखाता है, हमारी समृद्धि को। पहले तो मैंने अनाज के भंडार जिसके हैं वो समृद्ध है, ठीक है। तो अनाज समृद्धि को, फीमेल का बॉडी देखेंगे विद परफेक्शन, एकदम परफेक्ट। तो मैंने क्या बोला, कन्या का बुद्ध परफेक्शन चाहता है, बारीकी चाहता है, हर चीज को बारीकी से देखता है, इसलिए परेशान रहता है, ठीक है, इग्नोर नहीं कर पाता चीजों। तो ये परफेक्शन चाहिए उसको हर चीज में करना है।
हर चीज में परफेक्शन चाहिए, ठीक है। और 6 नंबर साइन, 6 नंबर साइन ट्रेडर की साइन है, ट्रेडिंग साइन है। 2 6 10 ट्रेडिंग साइन है। 1 5 9 धर्म साइन है। 3 7 11 आपका वैश्य साइन है। और 4 8 12 आपका ब्राह्मण साइन है। तो 1 5 9 का क्या काम है? प्रोटेक्शन देना। धर्म, धर्म हमें क्या सिखाता है? समाज की, ठीक है। उसके बाद क्षत्रिय साइन भी है तो प्रोटेक्शन देता है। 2 6 10 ट्रेडर का साइन है, बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग साइन है, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग दिखाता है। 7 नंबर तुला, एक महिला लेकर तराजू लेकर खड़ी है, तो वो क्या कर रही है? बैलेंस कर रही है चीजों को, न्याय कर रही है। तो तुला वालों का नेचर कैसा रहता है? हर चीज को बैलेंस करने का। सबसे बड़ी दिक्कत है वो बैलेंस कर ही नहीं पाते। उनका दिमाग का पैटर्न, ये जो सिंबल है ना, दिमाग का पैटर्न है आपके, जो आपकी राशि है वो आपके दिमाग की यहाँ चलती है। तो आप तुला वाले को पकड़ो, वो जिंदगी में कभी अपने सोशल लाइफ को, कभी फ्रेंड्स को, कभी अपने पैसे को बैलेंस करने में लगा हुआ है। और दिक्कत सबसे बड़ी है वो बैलेंस कर नहीं पाता, लेकिन उसको बैलेंस करना है और इसी चीज की दिक्कत है उसके लाइफ में। करने वालों को हर चीज बारीक से देखनी है, हर चीज परफेक्शन से करनी है, हर चीज को पकड़ना है। दिक्कत ये है कि वो इग्नोर नहीं कर पा रहा और वो लड़ रहा है। राजा कहता है, लियो कहता है कि मुझे तो प्रजा को लेके चलना है, सबको साथ लेके चलना है। आज के समाज में सबको साथ लेके चल सकते हो क्या? तो राजा का दुख यही है कि सब साथ नहीं चल रहे हैं। करक बोलती है कि मुझे पेशेंट, हाँ आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रिकॉर्डिंग जो भी लीव करना चाहते हैं वो प्लीज लीव कर सकते हैं, नो इशू। रिकॉर्डिंग सबके पास स्टार्ट है, रिकॉर्डिंग सबके पास। रिकॉर्डिंग को देखो, 2 घंटे की रिकॉर्डिंग है तो शाम तक आती है, वो डाउनलोड होता है, अपलोड होता है, थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, ठीक है। पीडीएफ सब आ जाएगी, एक दिन का टाइम दीजिएगा, सब आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो वो चीज है कि करक कहता है कि शांति चाहिए, सुख चाहिए, आराम से पीस चाहिए। लेकिन केकड़े की तरह इतनी जगह पे दिमाग लगा रखा है कि वो पीस तो है ही नहीं ना, उसी में लड़ रहा है करक वाला। उसको सब कुछ करना है अपने जीवन के अंदर, ठीक है। तो यहां से हमें चीज पकड़नी है कि जो चीजें दी गई है ना, जो लगन में आपके राशि है और चंद्र राशि, वो यही यही बसी हुई है और आप वैसे ही हैं। 8वीं राशि है वृश्चिक राशि, कुंभ, स्कॉर्पियो राशि। स्कॉर्पियो का नेचर क्या है? स्कॉर्पियो राशि बिच्छू, ठीक है। बिच्छू को आप जब तक छेड़ो नहीं वो कुछ नहीं कहता, बड़ा शांत अकेले में रहना पसंद करता है। पहाड़ मतलब समुद्र के पहाड़ के नीचे छुपा हुआ रहेगा, अपना खुद का फैमिली में उनमें रहना पसंद करता है वृश्चिक। द डे आपने उसको छेड़ दिया वो डंक जरूर मारेगा आपको, वो छोड़ेगा नहीं आपको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? मुझे कोई छेड़े नहीं, मुझे कोई तंग करे नहीं, अगर मैं किसी को तंग नहीं कर रहा हूँ, सिक्रेटिव, छुपा हुआ, मैं किसी को छेड़ नहीं रहा हूँ, मुझे कोई परेशान ना करे। लेकिन मुझे परेशान कर दिया तो मैं ना छोड़ूं किसी को। ये वृश्चिक है। तो वृश्चिक इसी चीज के लिए लड़ रहे होते हैं कि हम अलग रहें, आइसोलेशन में रहें, लोगों से दूर रहें, पर अपने एक लेवल में रहें, ठीक है। तो वृश्चिक का ये चीज आपको देखने को मिलेगा। वृश्चिक के साथ एक चीज और है, यहाँ पर राशियों में ना क्या है, 4 8 12 ब्राह्मण राशियां। 4 ब्राह्मण का मतलब, ब्राह्मण क्या होते थे? क्षत्रिय प्रोटेक्शन, वैश्य आपका देखेंगे कैसे काम किया जाए, ट्रेडर। शूद्र जो मेहनत का काम करे, फिजिकल एक्टिविटी करने वाले। और ब्राह्मण जो समाज को ज्ञान दे, शिक्षा दे, ठीक है। तो 4 8 12 राशियां ब्राह्मण राशियां हैं। तो 8 नंबर राशि वृश्चिक राशि, ब्राह्मण राशि। तो ज्ञान तो बहुत है, नेचुरल ना, इनबिल्ड है ना, इनबिल्ड छुपा हुआ ज्ञान बहुत है। 8वां भाव किसका है? 8वें भाव में जितना ज्ञान है, ये सारी दुनिया उसी पे तो चल रही है, ऑकल्ट पे, रिसर्च पर, गुड ज्ञान पर चल तो उसी पे रही है ना। तो वृश्चिक में ज्ञान बहुत है, ठीक है। वो बाहर आएगा नहीं आएगा वो आपका मंगल बताएगा कि मंगल की स्थिति कैसी है। मंगल बढ़िया बैठा है तो आपका बाहर आ जाएगा और अच्छा बाहर आएगा, और मंगल नहीं अच्छा बैठा तो वृश्चिक जल राशि है, ठीक है। 4 का जो जल है वो बहता जल है। 12 का जल है जो बरसता है, समुद्र का जल है, समुद्र। 8वें का जल है तालाब का जल। तो तालाब में जल अगर ढंग से नहीं किया तो सड़ भी जाएगा ना, बदबू भी मारेगा ना, तो वो ज्ञान खराब भी हो जाता है अगर दिया ना जाए तो, ठीक है। तो वृश्चिक को समझने के लिए बहुत, वृश्चिक में बहुत मेष और वृश्चिक में फर्क यही है कि मेष किसी चीज को स्टार्ट करता है, चर राशि है।
वृश्चिक किसी चीज को संभालता है, ठीक है, बहुत स्थिर, बहुत सिंपल, बहुत डाउन टू अर्थ लोग। वृश्चिक के लिए बहुत गलत मार्केट में है कि वृश्चिक चीटर होते हैं, बिच्छू होते हैं, डंक मार देते हैं, नेगेटिव होते हैं, ये वृश्चिक नहीं। अगर आप वृश्चिक को ढंग से समझे और मंगल की प्लेसमेंट अच्छी है तो वृश्चिक से बढ़िया कोई नहीं है। लेकिन डिपेंड कहाँ करता है, मंगल की प्लेसमेंट पे, ठीक है। उनमें इतना ज्ञान, उनमें सब कुछ, लेकिन सबसे स्थिर राशि है तो सब्र भी बहुत है। बिच्छू छेड़ता नहीं है, अपना पूरा जीवन उसके नीचे निकाल देगा जब तक आप वहां पर नहीं जाओगे, ठीक है। तो वृश्चिक राशि, 9 नंबर राशि धनु राशि। धनु राशि का सिंबल, सीधा सिंबल यहाँ सोचना अपने दिमाग में प्रेडिक्शन निकालने के लिए। धनु राशि का सिंबल क्या है? एक घोड़े के ऊपर एक इंसान, यही है ना, घोड़े के ऊपर इंसान ये कर रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर आपको घोड़े पे बिठा दिया जाए और आपको फिर बोलो तीर कमान चला, निशाना लगा हो, तो उसके लिए आपको कितनी मेहनत, कितने नियम, कितना डिसिप्लिन का पालन करना पड़ेगा फोकस सही निशाना लगाने के लिए? कितना? सीधा सीधा ही नहीं लगता, घोड़े पे और बिठा दिया आपको, ठीक है। तो धनु राशि किसकी है? नियम की राशि है, पाबंदियों की राशि है, डिसिप्लिन की राशि है। धर्म हमें क्या सिखाता है? नियम में रहना। 9 नंबर भाव को क्या दिया गया है? धर्म। तो धर्म हमें क्या सिखाता है? अपनी पाबंदियों में रहना, अपने नियम में रहना, अपनी बाउंड्रीज में रहना। तो राशि हमें क्या सिखाती है? वो राशि हमें सिखाती है कि किसी चीज को पाना है या फोकस होना है तो हमें अपनी बाउंड्री तो बनानी पड़ेगी, अपने नियम तो बनाने पड़ेंगे, तभी वो तीर कमान जाके फोकस पे लगेगा। तो धनु लगन है अगर किसी का, या धनु राशि है किसी की, जुपिटर बहुत बढ़िया बैठे हैं कुंडली के अंदर, क्या अपने उसूलों से पीछे हटेंगे कभी? क्या अपने नियम से हटेंगे पीछे कभी? अपने हमेशा बाउंड्री, हर चीज में बाउंड्री बना के रखेंगे। और जुपिटर इसी में उच्च का हो जाए, शनि के साथ बैठे, तो उनको ये भी नहीं समझ आता कि बाउंड्री कहाँ पर तोड़नी है और कहाँ तक बनानी है। अति बाउंड्री भी हो जाती है कभी, आप समझे, हर चीज में उसूल नहीं लगते हैं। तो इस तरह से धनु राशि को समझा जाता है। मकर राशि, मकर राशि में भी आपने 2 सिंबल देखे होंगे, दो दो लोग, एक पीछे मगरमच्छ का और आगे दरियाई बकरी बोलते हैं, या उसको 2 डिफरेंट नेम है। तो ये इसलिए बोला जाता है कि मकर राशि वाले हर जगह सरवाइव कर लेते हैं, जल में भी सरवाइव कर सकते हैं, पृथ्वी में भी सरवाइव कर सकते हैं, वो हर जगह सरवाइव कर लेते हैं। दो, मतलब आगे का पोर्शन आपका बकरी का है, दरियाई पीछे का मगर का, ये मछली का बताया जाता है, ठीक है। तो ये दो ऑपोजिट पर्सनैलिटी, मतलब आप अलग अलग जगह में रहोगे पर आप एडजस्ट सब जगह कर लेते हैं। अब हर जगह आपको एडजस्ट करना पड़ता है, क्यों? शनि की राशि है, मूल त्रिकोण राशि नहीं है, तो थोड़ा सा शनि का नेगेटिव पार्ट आता है यहाँ पर। आपको बहुत डाउन टू अर्थ रहना पड़ता है, आप शनि के गुण लेने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आपको हर जगह एडजस्ट करना पड़ता है, मकर राशि। और जिम्मेदारियां निभानी पड़ती है। मकर लगन जिम्मेदारी, कुंभ लगन शनि जिम्मेदारी, ठीक है। तो आपको हर जगह वो चीज निभानी पड़ती है। तो जहां मकर कर्म, अब यहाँ पर ना 10 नंबर साइन को कर्म कहा गया है, कर्म की राशि। सिर्फ बहुत सिंपल तरीके से बोल दिया था, तो दशम भाव से हम करियर देखते हैं, हमारा करियर कैसा होगा, ठीक है। करियर इतना ही पार्ट है, ठीक है, फेमस है। कर्म आपके कैसे होंगे, आपके कर्म कैसे नहीं होंगे, दशम भाव बताता है, मकर राशि बताती है। कर्म समाज के प्रति अच्छे होंगे या नहीं होंगे, मकर राशि कर्म और 10 नंबर भाव बताएगा आपके, आपके कर्म कैसे हैं, ठीक है। और शनि की प्लेसमेंट वहां पर आपको बताएगी। तो जो भी मकर राशि का है, यहाँ कोई बैठा है, या कुंभ राशि का है, कितनी मेहनत है घर में, टिक पा रहे हो, शांति से रह पा रहे हो, कभी रह पाते हो शांति से? सारा दिन मेहनत लगी हुई है ना, सारा दिन काम करने में लगे हुए हो ना, कर्म करे जा रहे हो ना दिन भर, क्योंकि शांति शांति है ही नहीं ना, शांति तो है ही नहीं ना वहां, ठीक है। उसके बाद कुंभ राशि, कुंभ राशि घड़ा लेके एक इंसान खड़ा है जो देख ही नहीं रहा है कि घड़े से क्या गिर रहा है, कर्म गिर रहे हैं, इच्छाएं गिर रही हैं, या लाभ गिर रहा है, या पैसा गिर रहा है, नहीं पता, ठीक है। लेकिन वो इच्छाओं की पूर्ति का भाव है, लाभ का भाव है, गेन का भाव है, शनि की मूल त्रिकोण राशि है, शनि का पूरा गुण उसके अंदर है। तो कुंभ को समझने के लिए सबसे जरूरी है ये समझना कि शनि का नेचर पूर्णतः कुंभ को, मूल त्रिकोण को ज्यादा स्ट्रोंगली इफेक्ट करता है। और उस घड़े के अंदर क्या है,
वो हम नहीं जान पाते। हमारी इच्छाएं कब कब पूरी होंगी, हमारी इच्छाओं की पूर्ति कब होगी, हमें गेन कब मिलेगा और किस लेवल, वो हम नहीं जान पाते हैं। और हम उसी में लगे हुए हैं, उसी उसी इच्छा पूर्ति, सारा सबका प्रॉफिट और इच्छा पूर्ति में तो जीवन लगा हुआ है ना। किसी तरह से प्रॉफिट मिल जाए, किसी तरह से हमारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाए, हम वहीं लगे ना। तो कुंभ वाले वहीं लगे हुए हैं और उन्होंने भार उठा रखा है घड़े का। तो जिम्मेदारियों का भार उठा रखा है कुंभ ने, जिसकी कुंभ लगन है, कुंभ राशि है, जिम्मेदारियों का भार ही उठा रखा है अपने घर का। जहां कुंभ देख लो वहां ये बोल दो कि फैमिली का, परिवार का, करियर का, घर वालों का, 2 नंबर में है तो पैसे का, 3 नंबर में तो सिबलिंग का, 4 में तो घर की शांति का, 5 में तो संतान का भार उठा रखा है ना। जिम्मेदारी उठा रखी है ना अपने ऊपर, और कब तक उठानी है कोई पता नहीं है। ठीक है, जीवन भर उठानी है। फिर 12 नंबर साइन आती है जुपिटर की, मीन राशि। लास्ट 2 मछलियां आपने देखा होगा, एक ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमे जा रही है। ठीक है, मोक्ष की राशि है, लास्ट राशि है, अंतिम राशि है, ब्राह्मण राशि है, सात्विक राशि है, गुरु की राशि है। तो सिंबल को देख के क्या चलता है कि चले जा रहा है वो चक्र, चल रहा है ना, वो रुक नहीं रहा है, वो चले ही जा रहा है। उसको संभालना ही तो है, उसको पीस। एक 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 जगह पे ये होता है ना कि मीन वालों के लिए क्या बोला जाता है कि वो कुछ भी कर ले, वो नहीं चले, वो ऊपर मतलब चला जाएगा, भगवान के भरोसे ही चलेगा सब कुछ उनके जीवन में। बहुत ज्यादा प्लान कर नहीं सकते क्योंकि वो इसी तरह से सात्विक, ब्राह्मण राशि, मोक्ष की राशि, गुरु की राशि चले जा रही है। दान की राशि है, 12वां भाव किसका है? दान का है, देने का है। ठीक है, तो आप अपने मीन राशि वालों का आप नेचर देखोगे, स्वभाव देखोगे, बहुत ज्यादा स्टार्टिंग फेज में बहुत ज्यादा पैसों को महत्व नहीं देते हैं, बहुत ज्यादा फोकस नहीं होते हैं, मस्त मोला एकदम एकदम। आफ्टर 35 उनका फेस बदलता है, वो करियर की तरफ, जिम्मेदारियों को उठाने वाले बनते हैं। उससे पहले वो एकदम 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 इस तरह से चले होते कि बस चल रहा है काम, चलने दो, बस हो रहा है, होने दो काम। ठीक है, तो मीन राशि अगर आपके तीसरे भाव के अंदर आ जाती है तो स्किल वगैरह, अगर कोई स्किल, आर्ट या मैं कुछ भी कह लूं, आप इतना ध्यान नहीं देंगे उसके ऊपर, नहीं सोचेंगे कि मेरे अंदर कोई आर्ट है मैं उस पर काम कर लूं। 35-40 की एज के बाद आपको समझ आएगा कि मैं कोई स्किल पे काम कर लूं। ये मकर लगन वालों के लिए बोल रही हूँ मैं, कि मैं उस पर उससे पहले तो चल ही रहा है ना, आप किसी स्किल पे काम ही नहीं कर रहे हो अपने, आप चल रहा है जीवन, चलने दो। 35-40 के बाद अकल आती है कि अब हम कुछ कर लेते हैं अपने जीवन के अंदर, स्किल पे काम कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि मीन राशि थर्ड भाव के, तीसरे भाव के अंदर आ रही है, आप स्किल के तरफ लापरवाह हैं आप। 5वें भाव में अगर आपकी मीन राशि आ जाती है वृश्चिक लगन के लिए, तो इंटेलिजेंस या एजुकेशन आपको कब फील होती है? यार मैं तो पढ़ लेता, पहले ये वाला भी कर सकता था, इतनी तो मेरे में इंटेलिजेंस थी, पर आपने कभी किया ही नहीं उस पर। तो सेम सेम चीज आप इस तरह से किसी भी राशि के लिए, सिर्फ आपको काल पुरुष की कुंडली के वो याद होने चाहिए कि किस भाव से क्या देखा जाता है। ठीक है, कोई भी ग्रह अफ्लिक्शन में कब होता है? मैंने बताया, अगर वो अस्त हो जाए तो अफ्लिक्शन का एक पॉइंट है, वक्री हो जाए अफ्लिक्शन का एक पॉइंट है, 6-8-12 में चला जाए अफ्लिक्शन का एक पॉइंट है, राहु केतु के साथ बैठ जाए तो स्ट्रॉन्ग अफ्लिक्शन का पॉइंट है। ठीक है, शनि के साथ, पाप ग्रह के साथ बैठ जाए तो पीड़ा आ जाती है, किसी पाप ग्रह से कोई ग्रह बैठ जाए तो पीड़ा आ जाएगी उसको, पीड़ा मतलब अफ्लिक्शन, उसको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से अफ्लिक्शन को समझा जाता है, बहुत सिंपल तरीके से। तो ये सारे जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है ना, वो आगे आने वाले आपके प्रिडिक्शंस में काम आएंगे कि कैसे हम उनको समझ सकते हैं। इतना सबको समझ आया आज का सेशन, कि हमको कितने टूल समझने हैं, कितने टूल यूज करने हैं, कितनी चीजों को कंसीडर करना है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में पंचांग का बहुत सिंपल 2 पार्ट कवर हो जाते हैं। लेकिन उससे पहले मैं पंचांग करवा दूं सिर्फ आपको, और आपको बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक जो हमारे यहाँ फंसे हैं उनको नहीं निकालूं, तो हम प्रिडिक्शन कैसे करेंगे? ठीक है, एक सिंपल सा है कि हम प्रिडिक्शन लेकर कैसे आएंगे। तो यहाँ पर मैं एक चीज और आज एड ऑन करी, 10 पे बैठा है स्वय राशि का जुपिटर, आपको हॉस्पिटल ना भेजे दशा में हो ही नहीं सकता। तो हमको ये जज करना है कि वो उस हॉस्पिटल जाने की ये कितनी है, हम कितने दिन जाएंगे। यहाँ बस वो बचा लेगा, स्वय राशि का है तो 2 दिन भेज देगा, एफ्लिक्शन का है तो 10 दिन भेज देगा, ज्यादा एफ्लिक्शन है तो महीना भेज देगा। फर्क सिर्फ इतना ही है उनका, भेजेगा जरूर। बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं खुद का, मैंने आप कैसे देखिए, हर सूत्र अपने चार्ट पे लगाने का नहीं होता है, लेकिन टाइमिंग ऑफ इवेंट होता है ना, कि किस दशा में हमारे साथ क्या घटना घटित हुई,
उसके लिए अपना चार्ट बहुत बढ़िया होता है उसके लिए। जैसे अब मैं आपको ये बोल दूं कि अष्टमी तिथि देखो, शादी में अमावस्या की तिथि मैंने शादी अच्छी नहीं देखी है, एक मेरा सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है। 70 to 80% चार्ट पे लगता है। एक्सेप्शनल एक्सेप्शनल्स होते हैं। मान लीजिए उन 20% में आप में से किसी का चार्ट है, मान लीजिए आप बोलोगे मैडम मेरा तो अमावस्या की चार्ट है पर मेरी शादी तो अच्छी है। नेचुरल ना, आपके आएगा, नेचुरल आएगा बाहर। तो ये चीज को एक्सप्लेन करना, उसमें सप्तम सप्तम शुक्र की भी स्थिति, D9 भी सिखाऊंगी मैं सब देखना सिखाऊंगी। लेकिन इस चीज से बेटर है कि कोई ग्रह किस तरह से घूम के रिजल्ट दे रहा है, क्या मुझे वो वैसे फल दे रहा है जैसे बुक्स में लिखे गए हैं, क्योंकि बुक्स में सब कुछ लिखा हुआ है लेकिन हम नहीं जज कर पाते। ठीक है, मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ मेरे खुद के चार्ट का। प्रत्यंतर जुपिटर की थी, मुझे महादशा अंतरदशा मुझे नहीं पता किसकी थी, मुझे कुछ भी याद नहीं है, लेकिन ये पता है कि उस टाइम जुपिटर था दशा में। मेरे जुपिटर काय का कारक है, जुपिटर कफ का कारक है, लीवर का कारक है ना। तो मेरे को सिर्फ लीवर में स्वेलिंग की वजह से मेरा फूड इंटेक बंद हो गया था। जस्ट अ सिंपल स्वेलिंग, और 2 दिन हॉस्पिटल, 1 दिन या 2 दिन। तो स्वय राशि का है तो उसने मुझे सिर्फ 1 दिन भेजा, लेकिन भेजा जरूर। वहां पे मुझे नीच का होता तो कितने दिन भेजता डॉक्टर ने, भेजता ना ज्यादा दिन तक अफ्लिक्शन का। तो हमको यही जज करना है, इस कोर्स का मतलब ही यही है कि पर हमको जज मैम, कर पाए। हाँ जी। पर जुपिटर ये नहीं है ना, मतलब क्रूर ग्रह नहीं है, वो तो शुभ ग्रह है। शुभ ग्रह है माना, लेकिन हर ग्रह के नेगेटिव पॉजिटिव दोनों रिजल्ट हैं। दोनों है। अगर वो शुभ है तो फिर लीवर की दिक्कत क्यों देता है लोगों को, लीवर का कारक है वो। हम्म। तो मैम मेरा कोई एक चीज एक क्वेश्चन यही है कि कोई भी ग्रह शुभ है या अशुभ है, ये कैसे पहचाने? तो यही तो आपको कुंडलियों से प्रैक्टिस से पता लगता है। हर ग्रह हम्म। के दोनों रूप हमारे अंदर है। हर, क्योंकि जुपिटर आकाश तत्व है, आकाश में 5 तत्व आते हैं। हमारी बॉडी के अंदर हर तत्व के दोनों गुण है। सूर्य की अति हम्म। पित्त भी है, खराब पित्त भी है, और सही पित्त भी है। ठीक है, वो दशाओं के हिसाब से चेंज हो जाती है वो। कभी आप में कॉन्फिडेंस बहुत होता है, कभी आप में कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, तो ये सारी चीजें दशाओं के हिसाब से चेंज होती हैं। लेकिन कोई ग्रह कितना बढ़िया फल देगा, केंद्र त्रिकोण में कोई ग्रह बैठा है उसको आप मान के चलिए बढ़िया फल देता है। केंद्र पिलर त्रिकोण, विष्णु स्थान, लक्ष्मी स्थान, तो वो अपना देते हैं। ये जज कैसे होता है, मैं वही तो कह रही हूँ, ये जज कैसे होता है। कम से कम आपके पास 10 से 15 लोगों की कुंडलियां इतनी होनी चाहिए, नॉन लोगों की, जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हो, आप समझे। फिर आप जज कर पाओगे इसका बुध अच्छा काम कर रहा है, बुरा काम कर रहा है, इसका मंगल अच्छा काम कर रहा है, बुरा काम कर रहा है। इसका मैम कोई पैरामीटर नहीं है, बुक्स के अंदर कोई पैरामीटर नहीं है किसी चीज का बताने का। नियम सारे बता एक देंगे, अस्त है, खराब हो गया, वो मैं कंप्लीट कर लूं फिर पूछ लीजिए आप। वो हो गया, सारे नियम है। पर वो एक्चुअल में जज कैसे होगा, उसको कोई पैरामीटर नहीं है मार्केट में। उसको जज करने का एक ही तरीका है, 10 से 15 कुंडलियां अपने पास रखिए। अगर मैं आज ग्रह राशियां बता पा रही हूँ, मैं बहुत सिंपल बता देती हूँ, मैं ग्रह राशियां बता पा रही हूँ, तो मेरे ब्रदर, मेरी सिस्टर, मेरे कजन जिनको मैं अच्छे से जानती हूँ, मेरी बेस्ट फ्रेंड, मैंने उनकी कुंडलियां यूं यहाँ छाप रखी हैं यहाँ। तो मुझे पता है उनका ग्रह कैसे काम कर रहा है, वो बुद्धि का यूज नहीं कर रही है, मुझे पता है। उसका बुध 12वें में है या उसका बुध अस्त है, उसका वक्री, उसका दिमाग नहीं चलता, मैनेजमेंट नहीं है उसको। तो ये कैसे पता लगेगा आपको इस तक, क्योंकि देखो मुझे एक बात बताओ, मैंने आज आपको ये बताया कि बुध अच्छा है तो ऐसे ऐसे चीजें खोजेगा, बारीक चीजें करेगा ना। बुध खराब है तो खोजेगा क्या, सोचेगा क्या। आप 2 बार बताओगे, 4 बार पूछेगा भाई तूने क्या बताया था। तो ये चीजें हम कैसे पकड़ेंगे, ये चीजें हम पकड़ेंगे 15 से 20 लोगों के चार्ट हमारे सामने होंगे प्रैक्टिस के, जब मैं पढ़ा रही हूँ या जज करने के लिए हमारे पास होने चाहिए चार्ट। कोई पैरामीटर नहीं है, इसको कोई भी नहीं सॉल्व कर सकता। इसका सूर्य ऐसे फल दे रहा है, उसका सूर्य ऐसे फल दे रहा है। कोई लगन का सूर्य है, बहुत बढ़िया आप कहोगे ना, पित्त का इश्यू दे देगा, एसिडिटी का इश्यू देगा, अति पित्त है उसके अंदर, लगन का है, यहाँ फूड पाइप में जगह मुंह पे छाले होने का बीमारी दे देगा। आप तो कहोगे मैडम स्वय राशि का सूर्य ऐसे ये क्यों दे रहा है मैडम, क्यों, क्योंकि पित्त ज्यादा है, अग्नि ज्यादा है, बैक पेन देगा,
बैक पेन देगा, बोन्स में दिक्कत देगा? इसको कोई भी नहीं जज कर सकते। इसको जज करने का एक ही तरीका है, अपनी साधना बढ़ाइए, प्रैक्टिस करिए, और जितना सरल रख सके उतना सरल रखिए ज्योतिष को। जितना सरल रखेंगे ना, अपने आप सब दिखता है, अपने आप सब दिखता है। मैं आपको बता रही हूँ, 12 क्लास के बाद आपको भी दिखने लग जाएगा, अपने आप ज्योतिष दिखती है। लेकिन इसको बहुत सरल, बुद्धि, बुद्ध, जुपिटर बढ़ाना पड़ता है, और बुद्धि को थोड़ा सा मिलाना पड़ता है, बैलेंस रखना पड़ता है। अपने आप सब दिखता है। और मैं तो गारंटी के साथ चलती हूँ यहाँ पर। ये फर्स्ट क्लास है, पूरे टॉपिक के 10वीं क्लास में बात करेंगे कि क्या मुझे पढ़ाना है और कहाँ से स्टेप लेकर जाना है। ठीक है, अब आप प्लीज अपने डाउट पूछिए। आज के सेशन में आपके जो भी राशि का है और D9 में भी अगर सेम राशि का है तो वर्गोत्तम हुआ, यही आपका कॉन्सेप्ट है। वर्गोत्तम भी एक जस्ट कैलकुलेशन का स्ट्रेंथ में पॉइंट है। ठीक है, एवरी टाइम वर्गोत्तम क्या हमें अच्छे ही फल देगा? आशीष जी, आपने अपनी प्रैक्टिस में देखोगे हमेशा ऐसा नहीं होता कि वो हमें हमेशा अच्छे ही फल दे। 3 नंबर में सूर्य, मेरा खुद का वर्गोत्तम सूर्य है, 3 नंबर 3 नंबर, तो मैं हमेशा बोलूं मेरे में कॉन्फिडेंस हमेशा रहा होगा? तो नहीं। ठीक है, लेकिन समय के साथ वर्गोत्तम D1 पहला चार्ट और D9 फल चार्ट, रिजल्ट बोलते हैं ना, फल है हमारा। तो समय के साथ अगर कोई ग्रह वर्गोत्तम है तो समय के साथ उस चीज को हमें बल मिलता है। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी कि मेरा वर्गोत्तम है तो मेरी दशा अच्छी जाएगी, ये मैं कभी नहीं कहूंगी उसको। लेकिन हाँ, समय के साथ जो ग्रह वर्गोत्तम है, उस ग्रह के जो कारक तत्व हैं वो आपको मिलेंगे जरूर, उसका फल जरूर मिलेगा आपको अपने जीवन के अंदर। दशाएं आए जो भी आए वो मिलेगा आपको। लेकिन ये नहीं कह सकते कि मेरा वर्गोत्तम हो गया तो मेरा बहुत बढ़िया हो गया, मेरा D9 में उच्च का चला गया तो मेरा बहुत बढ़िया हो गया। ये हम नहीं कह सकते इस चीज को। ये ये कैलकुलेशन का पार्ट है। मैं भी दिखा देती हूँ कॉन्सेप्ट को, मैं भी क्लियर कर देती हूँ। एक सेकंड मुझे दीजिएगा। स्ट्रेंथ अपन यहाँ पर देखते हैं, स्ट्रेंथ पे जाइएगा। स्ट्रेंथ में एक सेकेंड, स्ट्रेंथ में अदर स्ट्रेंथ पे जाइएगा। अदर स्ट्रेंथ षडबला, षडबला मतलब 6 प्रकार के बल। ये कौन से बल हैं यहाँ पे? षडबला ब्रेकअप, षडबला ब्रेक, स्थान बल, काल बल। काल बल का मतलब है कि सूर्य दिन में बली होता है, वो रात को बली होता है। स्थान बल मतलब जिस जगह पर बैठ गए। दिग्बल मतलब मैंने वो दिशा बल आपको बताया। चेष्टा बल, अगर कोई वक्री है, कितनी दूरी पर वक्री है, कैसा वक्री है, मार्गी है। नैसर्गिक बल मतलब सूर्य सबसे ज्यादा बली है, फिर चंद्रमा बली है, स्ट्रेंथ ग्रहों के हिसाब से। अगर आप यहाँ पे एक सेकेंड, नैसर्गिक स्थान बल, हाँ, ये स्थान बल को आप और डिवाइड करते हैं और पार्ट्स के अंदर आप डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर आप देखो सप्तवर्गा, सप्तवर्गा आता है उच्च, कोई ग्रह उच्च के कितने करीब है उसका यहाँ पे स्ट्रेंथ काउंट हो गया। और सप्तवर्गा, सप्तवर्गा मतलब 7 वर्गों में, 7 वर्ग मतलब D1 D2 D9 D3 D10, ऐसे करके 7 वर्ग के अंदर वो ग्रह कैसी कैसी पोजीशन है और कैसी कैसी राशियों में गया है, उस हिसाब से नंबर दे दिए गए यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ D9 काउंट हुआ ना कि वो D9 सेम राशि में गया, स्व राशि में गया तो उसको पॉइंट मिले, उच्च में गया तो उसको पॉइंट मिले, नीच में गया तो पॉइंट कट गए। ठीक है, केंद्र में गया द्रेकान मतलब D3। तो ये सारा कुछ ऑलरेडी दश इसमें सॉरी षडबला में कैलकुलेटेड है, और वो हम स्ट्रेंथ में देख लेते हैं। ग्रहों की 6 से ऊपर स्ट्रेंथ तो बढ़िया है, और 5 से कम स्ट्रेंथ तो आपको पता है, वो बता दूंगी। ठीक है, लेकिन लेकिन उसको इस तरह से घुमा दिया गया है, इसलिए बोलती हूँ श्री के सर जी को पढ़िए। बेस्ट बुक्स हैं, सिंपल बुक्स हैं, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं है, पर कुंडली कैसे समझी जाए वो जरूर है उसके अंदर। कि इतना होच पोच जो है ना, अपने मृत्यु भाग हो गया, पुष्कर नवमांश हो गया, वर्गोत्तम हो गया, ये सब हो गया, थोड़ा सा ठहराव लाइए, फिर समझिए इस चीज को, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट आशीष जी क्लियर हुआ कि ये सब अपना कैलकुलेटेड है ऑलरेडी स्ट्रेंथ में। ये मुझे क्यों पता है? क्योंकि मैंने मेरे ऑफलाइन बैच में स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी सिखाई थी वहां पर हाथ से, तो मुझे इसलिए पता है बस, और कुछ नहीं। तब यस मैम, थैंक यू। हाँ, ऋचा जी। हेलो मैम। हाँ, आ रही है मैम आपकी मेरा आवाज, आ रही एक ये क्वेश्चन
मेरा ये क्वेश्चन है कि आपने साधना बोला, साधना करने के लिए, ज्यादा बढ़ाने के लिए, तो आपके अकॉर्डिंग साधना में क्या करना चाहिए, मतलब लाइक देखो, उस चीज के लिए मैं मतलब आपके मैं अकॉर्डिंग राइट मिनिमम। मैं बता दूंगी। मैं तो देखो, मैं बहुत क्लियर बताऊं, ये जो 12 सेशन है ना, इसमें मैं साधना भी बताऊंगी, मैं रेमेडीज भी बताऊंगी जो मैं देती हूँ, जो मैं देती हूँ। मैं बहुत ज्यादा रेमेडीज में नहीं हूँ, मैं सही बता दूं, मैं बहुत ज्यादा उपाय में नहीं हूँ। ठीक है। मैं जो देती हूँ बेसिक उपाय, वो मैं सारे बता दूंगी। मैं जो खुद को एनर्जी रखने के लिए, या बोलोगे कि चार्ज रखने के लिए, जो मैं करती हूँ वो मैं सारे बता दूंगी। ठीक है, मैं सब बताती हूँ मेरे कोर्स में, मुझे कुछ ऐसा नहीं है छुपाना है या कुछ भी नहीं है। साधना, पहली चीज है साधना में अपने आप को प्योर रखना। अपने आप को प्योर इन सेंस, आप किसी भी जाप को पकड़े, एनी जाप, आप एनी मंत्र, मैं गायत्री को बोलती हूँ ज्योतिष के लिए। ठीक है, सभी बोलते हैं, मेरे गुरु भी करते हैं। तो आप गायत्री करिए। अगर आपके संतान फीमेल कर सकते हैं, कोई भी फीमेल वही कर सकती हैं जिनके संतान हो गई है। जिनके संतान नहीं हुई है वो गायत्री नहीं कर सकती। ठीक है, गायत्री साधना करिए। सिंपल सावित्री मंत्र जो है अपना, वो करिए। या कोई भी मंत्र आप करते हैं, एनी मंत्र, क्योंकि कोई भी मंत्र, वैदिक मंत्र, मैं शाबर मंत्र इनकी बात नहीं कर रही हूँ मैं, तो कोई भी मंत्र करते हो, पंचम भाव है। पंचम भाव है मंत्र का, पंचम भाव उसके साथ में बुद्धि का है। ठीक है, जितना आपका साधना होगा उतना बुद्धि स्टेबल होगी ना। स्टेबल साइन है 5 नंबर वहां पर। तो जितना आपका मंत्र होगा उतना आपका बुद्धि चलेगा, खुलेगा कि कैसे चीजों को देखना है। तो एनी मंत्र आपके गुरु द्वारा दिया गया है, आपने गुरु साधना की हुई है, नहीं है आप जिनको मानते हैं, आप नहीं करते तो गायत्री ले सकते हैं आप। कोई भी साधना अपनी करनी जरूरी है ज्योतिष में, क्योंकि ज्योतिष इंटेलिजेंस के साथ में अष्टम भाव है। अष्टम भाव ऑकल्ट, गुड ज्ञान, विद्या, है ना। तो उसको भी बैलेंस रखना पड़ता है कि वहां से हमारे इंट्यूशन बढ़े। ज्योतिष इंट्यूशन का भी तो कारक है ना, इंट्यूशन बढ़े। ठीक है, तो इन सारी चीजों को पकड़ना पड़ता है। टेंशन मत लो ऋचा जी, 12 सेशन के अंदर आपको सब पता लग जाएगा कि आखिर कुंडली देखनी कैसे है, क्लाइंट कैसे डील करने हैं, रेमेडी क्या देनी है, और अपने आप को कैसे समझना है। केतु की दशा, केतु में शुक्र की दशा, शुक्र में सूर्य की दशा, सूर्य में शुक्र की दशा, या सूर्य की दशा, उस तरह से वो देखिए। मैं एक बहुत सिंपल सी बात है, आपके घर में बल्ब लगा हुआ है, जलाओगे तभी जलेगा ना, जलाओगे नहीं तो वो कैसे चलेगा। तो दशा आएगी तभी ट्रिगर करेगी ना ग्रह को, तभी वो उस तरह से रिजल्ट देगा ना। लगा तो वो जिंदगी भर हुआ है बल्ब, तो आपने कभी जिंदगी में जलाया ही नहीं उस बल्ब को, तो वो कैसे ट्रिगर करेगा, मुझे ये बताओ। तो सेम दशा, दशा से बड़ा कुछ नहीं है। बीसीपी गोचर उनको सपोर्ट करते हैं और हमें जज करने के लिए एक फोकस देते हैं। बाकी विंशोत्तरी महादशा पूरी जीवन दर्शाती है हमारे। तो हमेशा दशा जब ट्रिगर करेगी ना तभी इवेंट होगा। अब मुझे बताओ, केतु शुक्र 12th में लेके बैठे हैं, केतु की दशा में वो साथ रहेंगे? कभी ना साथ रहेंगे। वो में करोड़पति योग नहीं है, तुम करोड़पति कैसे बन जाओगे वो उपाय करके। तो रेमेडी सिर्फ हमें साहस देती है, मंत्र हमें साहस देता है लड़ने का उस सिचुएशन से, और थोड़ी बुद्धि देती है उस सिचुएशन को टैकल करने की। ठीक है, दशा बदली, सिचुएशन बदली, नाम ज्योतिष का हो जाता है। भाई इसने हमें उपाय दिया था हमारा, तो इसने ये काम कर दिया, अरे उस दिन दशा भी बदली थी 2 दिन बाद। ठीक है, तो रेमेडी, मैं नहीं कहूंगी रेमेडी काम नहीं करती, मैं ये नहीं, लेकिन हम पूरनतः ये बोलेंगे पूरनतः रेमेडी ने किया, नहीं मैं नहीं ये बोलूंगी। मैं भी देती हूँ रेमेडी, मैं सिखाऊंगी किस तरह से रेमेडी दी जाती है, लेकिन ये बोलना कि रेमेडी से सब कुछ खत्म किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। भाग्य नहीं बदल, भाग्य आपके प्रारब्ध से मिला है, आप उसको बदल नहीं सकते। हाँ, ऊपर नीचे कर कर मंत्रों से, दान से, जो मैं दान करना सिखाऊंगी उनसे आप उनको थोड़ा सा बैलेंस कर सकते हैं कि जी लें, बस। बाकी और कुछ नहीं कर सकते आप। फिर तो सारे सुखी हो जाते सारे, मतलब ज्योतिष करोड़पति होते सारे, और सबके पास सब सुख होते, 100 सुख। इतने ही उपाय काम कर रहे होते तो। मैं तो सीधी सी बात बोलती हूँ, अगर ज्योतिष की कुंडली में करोड़पति योग नहीं है, एनी एनी रैंडम, और वो बोले कि आप ये उपाय कर लो,
और आपका ये हो जाएगा, है ना। तो उसके लिए बेसिक उसमें अंदर सारे करोड़ मतलब इतने उपाय हैं, मैं नहीं कहती, आपको पता है हर चीज का मंत्र है, हर चीज का वैदिक मंत्र है, हर चीज का। आप सोचो, मंत्र की किताब उठाओ, आपको हर चीज का मंत्र मिलेगा। एवरी मंत्र आप जो सोचो ना वो मंत्र है किताबों के अंदर। जो सोचो, कर्जे का मंत्र है, रिलेशनशिप का मंत्र है, इस अंग का मंत्र है, इस अंग का मंत्र है, इसको चमकाने का मंत्र, हर मंत्र है बुक्स के अंदर, ठीक है। ले फिर तो वो सभी करके सब उसको उपाय कर लेना। लेकिन अगर आपकी कुंडली में बेसिक धन योग राजयोग है और आपके लग्नेश में ये स्ट्रेंथ है उस धन योग राजयोग को पाने की, तो आप पालेंगे। धन योग राजयोग भी फेल हो जाते हैं अगर लग्नेश बली ना हो तो, लग्नेश में स्ट्रेंथ ना हो, है ना। बहुत सारी चीजें समझने की हैं, समझेंगे धीरे धीरे, क्योंकि आप सभी ने, मेरे पास वही बहुत पढ़ा हुआ होता है, हमने जैसे आप सभी हैं, इतना हमने पढ़ लिया होता है ना कि हमारे खुद के इतने डाउट्स होते हैं ना कि उनको हम कैसे, तो वो धीरे धीरे कोई, मेरे को पता है मुझे क्लियर करने हैं तो मैं धीरे धीरे सब क्लियर कर दूंगी। मुझे 10वीं, मैं बोले 10वीं क्लास में ये क्वेश्चन मैं पूछूंगी आपसे, सेम क्वेश्चन मेरा होगा आपसे।